लॉजिक के साथ नहीं बढ़ पाते। गुटखा खाया कभी? मुंह मत चला, मुंह मत चला, मुंह मत चला, मुंह मत चला, मुंह मत चला। सपोर्ट कर रहे हो आप सांप को भी? So hello and welcome back to Shady। मुझे लगता है इन लोगों के साथ ना आना ही नहीं चाहिए मुझे वीडियो में। इन जैसों के चक्कर में आने के से ना आप किस बेस वैल्यू पे कर रहे हो ये? इन जैसे लोगों को सपोर्ट करने से ना देश का विकास रुक रहा है। हेलो हर्ष भैया काफी मजाकी हैं, सबको पता है। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। मजाक मजाक में सच बोल जाता है आदमी, मजाक मजाक में ही सच बोल देता। दारू पीने के बाद जो आदमी बोल रहा है ना, उसे सब पता वो क्या बोल रहा है। हाँ, लेकिन उसे ना पता है, एक फीलिंग पता है कि ही इज सेइंग ट्रुथ। हाँ, और वो जानबूझ के बताता है क्योंकि उसको ना एक हिम्मत मिलती है। ऑलराइट, सबसे पहले ये लिस्ट देखो, देखो ध्यान से देखो, देख ली। मैंने आपसे वादा किया था कि इन डेट्स पे ये होगा। आज वो डेट है साहब, तो आज हम वो करेंगे जो हमने वादा किया था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले इस पे चलें दो अनाउंसमेंट्स। पहली अनाउंसमेंट 31 ऑफ जनवरी को एक्सपेक्ट करिए लेवल 1 का वीडियो। जिनको नहीं पता दोस्तों, वी आर हैविंग अ बिग कंपटीशन रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि वेब डेवलपमेंट का लेवल और वेब डेवलपमेंट की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि फ्रंट एंड, असली फ्रंट एंड 2024 का लोगों तक पहुंचे। उसके लिए हम आपको सिखाना चाहते हैं उस कंपटीशन से रिलेटेड, एंड दैट्स वेयर लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 3 वीडियोस आने वाली हैं। ध्यान से सुनना, हम चाहते हैं कि आप लोग कंपीट करें। अब क्योंकि कंपटीशन तो वही करेगा जिसको आता है। आपको अगर आता नहीं तो हम आपकी पढ़ाई भी करा रहे हैं। लेवल 1 की वीडियो, उस पढ़ाई की शुरुआत है 1 जनवरी तक 100% आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि वी बिलीव 31 ऑफ जनवरी नहीं, 31 ऑफ जनवरी को हम अपलोड करेंगे। 1 फेब को आपको वीडियो मिल जाएगी। या सो उसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट और, वो ये है, पहले इस वेबसाइट को देखो। देख ली? प्रीटी गुड, राइट? देखो, ध्यान से देखो। और अगर मैं आपसे कहूं कि हम ये रिएक्ट से सीखने वाले हैं, इंटरेस्टिंग स्टफ, तो ये हम रिएक्ट से रिलेटेड लेकर आ रहे हैं इसी चैनल पे। और अब ये वाली वेबसाइट भी देख लो, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। सही है, बड़ा तगड़ा स्टफ होने वाला है। ये वाला इफेक्ट देखो आप, तो काफी अच्छी चीज है, राइट? अगर अपन बात करें तो ये भी रिएक्ट से बना रहे हैं और ये भी इसी चैनल पर आ रहा है। तो ये दोनों वीडियोस बन चुकी हैं, बहुत जल्दी आपको चैनल पे देखने को मिलेंगी, प्रोबेबली अगले 3 से 4 दिनों में, राइट? सो स्टे एक्साइटेड। पढ़ाई है। मैंने बोला था थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, बट अब शुरू करेंगे इस वीडियो में जो होने वाला है। आकाश, फटाफट बताओ क्या है, एंड देन वी विल स्टार्ट। तो जैसे कि तुम्हें पता था, डेट्स बताई थी, आज 30 तारीख है, एंड दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग। अब होता क्या है ना, मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा, बहुत जगहों पे गया, और मैंने बहुत सारी सीरीज भी वॉच करी दूसरे लोगों की, बट कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज हमेशा मिसिंग लगी कि लॉजिक बिल्डिंग नहीं करवा पाते। और लॉजिक कैसे? जैसे कि तुम देख सकते हो इस सीरीज में, तुम आगे देखोगे देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, और लोग उनका लॉजिक नहीं बना पाते। उन्हें पता है लूप कैसे चलता है, उन्हें पता है व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है, बट एक दिक्कत रहती है कि उन्हें ये नहीं पता कि उसका यूज कैसे किया जाता है, कैसे सब कुछ कंबाइन करें टू बिल्ड समथिंग। यस, जैसे किसी एक क्वेश्चन में तुम्हारे पास 5 से 6 चीजें लग रही हैं और उसका यूज नहीं कर पा रहे। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आने वाला है, आगे तुम देखोगे, जिसमें तुम्हारे को बहुत सारे नंबर्स का सम करना पड़ेगा, फिर उसको एक बार लूप चलाना पड़ेगा उन सब चीज़ों पे, फिर वापस से सम करना पड़ेगा, फिर फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा हर नंबर का। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, और वो पूरा लॉजिक बिल्डिंग अपन इस वीडियो में सीखेंगे कैसे वर्क। क्या परसेंट चांसेस बंदा अगर टाइम अच्छे से पुट करे तो सीख जाएगा? बिल्कुल 100%। तुम कितना श्योर हो उस पे? 100%। अगर तुम एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते या सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते जिसको ज्यादा नहीं पता बट बहुत तगड़े तरीके से सीखना चाहता है, कितना ये वीडियोस की हेल्प करती? 100% हेल्प करती, क्योंकि मैं भी इसी सिचुएशन पे था जब मैंने भी सीखना शुरू करा था। तो मैंने ऑनलाइन सीखने की कोशिश करी थी, बट मेरे को भी लॉजिक नहीं पता था। जब मैंने हर्ष भैया से पढ़ा था, इन्होंने ही मेरे को वो शीट वीट दिखाई थी और क्वेश्चन सॉल्विंग करवाए थे, तब मेरे को समझ आया कि किस तरीके से असली प्रोग्रामिंग की जाती है। या एंड देन उससे अभी तक कुछ साल हो गए अब तो वहाँ पे उस प्रोसेस से अब तक तो काफी साल हो गए। तो उतने टाइम में आकर्ष एज अ डेवलपर, आकर्ष एज अ प्रोग्रामर भी काफी इवॉल्व किए। एंड आपको पिछले वीडियो में भी समझ आ जाएगा, जिन लोगों ने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट वीडियो, इसे जरूर देखें। उसके बाद आप इसे जरूर कंटिन्यू, मतलब इस वीडियो के बिना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इसको तो कंफर्म देख ही लेना, फिर अगली वीडियो पे आना। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। यस, लेट्स गो। तो स्क्रीन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत, और अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक और नई वीडियो से, दैट इज पाइथन क्वेश्चंस ऑन बेसिक्स। अब सबसे पहला मन में ये सवाल आएगा
कि भैया यार ये चीज़ हम पहली बार देख रहे हैं। यस, यूट्यूब पे तुम कभी जितने भी चैनल्स हैं उन पे यूजुअली इस तरीके की वीडियोस आती नहीं है, उन पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते जाते हैं। अब होता क्या है ना, एक स्टूडेंट को ना थोड़ा बहुत समझ नहीं आता है कि कैसे अपन को कंप्लीट करनी रहती है एक लैंग्वेज को। फॉर एग्जाम्पल, तुम ये सोच रहे हो कि भैया जो मैंने पिछली वीडियो देखी थी उसमें हमने लूप्स के बारे में समझ लिया, हमने समझ लिया व्हाट इज़ अ व्हाइल लूप, हमने समझ लिया कि व्हाट आर इफ एल्स स्टेटमेंट्स, कैसे सब चीज़ें वर्क करती हैं। तो फिर ये क्वेश्चंस किस चीज़ पे? मैं तुम्हें ना एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे को दिख रहा है यहाँ पे एक चीज़ लिखी है स्ट्रॉन्ग नंबर प्रोग्राम। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता ही नहीं होगा व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो स्ट्रॉन्ग नंबर कुछ इस तरीके का होता है जिसमें तुम्हारे को एक नंबर दिख रहा होगा 145, और अगर मैं उस 145 नंबर को अलग अलग डिवाइड करूँगा, हर एक डिजिट को देखूंगा, उस हर एक डिजिट का अगर मैंने फैक्टोरियल निकाला तो फैक्टोरियल आ रहा है 1, 4 का आ रहा है 24 एंड 5 का आ रहा है 125। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ अ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होता है जैसे 5 का होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो दिस इज हाउ फैक्टोरियल वर्क। और जब मैंने तीनों के फैक्टोरियल्स को सम करा तो पता है सम कितना आ रहा है? सम आ रहा है 145। एंड अगर मेरा जो सम 145 आ रहा है और जो ओरिजिनल नंबर था दैट इज ऑल्सो 145, तो ये हो गया मेरा एक स्ट्रॉन्ग नंबर ना। ऑब्वियसली देखने में आसान लगा कि हाँ समझ आ गया भैया, हर नंबर का फैक्टोरियल निकालो हो जाएगा। अब बात यही आती है कि तुमने जो बेसिक्स पढ़े हैं लूप्स के, क्या उससे तुम फैक्टोरियल निकाल पाओगे? क्या तुम ऐसे हर एक डिजिट को अलग अलग डिवाइड कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें तुम्हारे को हर चीज़ समझ आएगी कैसे किसी लॉजिक को बिल्ड करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में हमेशा सबसे एक चीज़ रह जाती है प्रोग्रामिंग लाइफ में, स्टूडेंट की लॉजिक। और अगर लॉजिक बिल्ड नहीं हो पाता तो आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। सो दैट्स वाई इस वीडियो पे अपन फोकस करने वाले मेनली ऑन क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल इफ एल्स के क्वेश्चन, लूप्स के क्वेश्चंस, और थोड़े बहुत एडवांस लूप के क्वेश्चंस, लूप के और एडवांस क्वेश्चंस, किस तरीके से एक जिस्ट बनती है लूप्स की और कैसे इफ एल्स और लूप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। और दिस वीडियो इज प्योरली ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और उस फोल्डर का नाम रख देता हूँ QUESTIONS, क्वेश्चंस ऑन पाइथन। ठीक है, क्वेश्चंस ऑन पाइथन, और इसी के अंदर मैं सारा काम करने वाला हूँ। तो शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ VS कोड। प्ले क्यों कर दिया मैंने? प्ले क्या ही कर रहा हूँ इसमें, फोल्डर को प्ले कर दिया, इसको बंद करो। और ये गया शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड। ठीक है, तो अब ओपन विथ VS कोड करूंगा और इसी के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और तुम्हारे को इसका एक तरीके से सोर्स कोड दे दूंगा। तुम्हारे को सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और तुम समझ भी लेना। ठीक है, अब होने क्या वाला है ना, मैं तुम्हारे को एक वो देना चाहता हूँ, एक रिकमेंडेशन है कि ये पूरी वीडियो में मैं जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसको पॉज करना और खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर खुद से बन गया देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं बना तो तुम्हारे सामने है ही वीडियो। तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, तो पाइथन के बेसिक क्वेश्चंस में सबसे पहले अपन ने बात करी थी इफ एल्स की। अगर तुमने पहली वाली वीडियो नहीं देखी ज़रूर देखो उसको, और फिर उसके बाद यहीं पे आना। तो इफ एल्स की जैसी मैंने बात करी, तो इफ एल्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन, एंड दैट इज एक्सेप्ट 2 नंबर्स एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट बिटवीन देम। ठीक है, अपने को कोई भी 2 नंबर को एक्सेप्ट करना है और जो भी सबसे बड़ा होगा उसको मुझे प्रिंट कर देना है। चलो ठीक है भैया, बहुत ईजी है। लो लेट्स से सबसे पहले एक्सेप्ट कैसे करते हैं। मैंने लिया ए एक वेरिएबल, मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ए इज़ माई वेरिएबल, और इसमें मैंने लिया इंट का इनपुट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पहला नंबर हो जाएगा। और इनपुट में दिया, मैं लिखूंगा प्लीज़ गिव योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और हाँ, अगर तुम लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो ये मत देखना, क्योंकि ये वाली थोड़ी टफ हो जाएगी तुम लोगों के लिए। फिर मैं ले रहा हूँ अपना सेकेंड नंबर, b इज इक्वल्स टू इंट और इनपुट। मैंने दोनों नंबर्स को लिया और यहाँ पे लिख दिया प्लीज प्रोवाइड योर सेकंड नंबर। ठीक है, तो मैंने दोनों नंबर को आस्क कर लिया, ए और बी को, और अब मुझे देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो वाई दिस इज एन इफ एंड एल्स क्वेश्चन? ऑब्वियसली क्योंकि मेरे को इसमें एक कंडीशन दी जा रही है कि तुम्हें चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब इसकी कंडीशन ऐसे बनेगी कि भाई अगर ए बी से बड़ा हुआ तो मैं लिख दूंगा प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर बी ए से बड़ा हुआ तो मैं लिख दूंगा बी इज ग्रेटर देन ए। दैट्स इट। तो बस सिंपल में लिखूंगा इफ के बाद लिखूंगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा क्या, a इज ग्रेटर देन b। और थोड़ा अच्छे से करना है तो एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में करूंगा मैं f, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, a इज ग्रेटर देन b। तो होने क्या वाला है इससे कि मेरे को ये भी पता चल जाएगा कौन से नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। ये लो
हो गया इतना काम। अब अगर तुम्हारे को ये नहीं हो रहा, जैसे ए, इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो दूसरा कंडीशन क्या होती है, बी इज ग्रेटर देन ए, यही बन सकती है दूसरी कंडीशन। तो मैं लिख दूंगा प्रिंट बी, प्रिंट में अगेन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, बी इज ग्रेटर देन ए, दैट्स इट, इजी। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं रन करूंगा तो इस तरीके से पूछेगा, प्लीज गिव योर फर्स्ट नंबर। तो चलो मैं अपना पहला नंबर देता हूँ, मेरा नंबर है 12, ए मैंने 12 दिया, प्लीज प्रोवाइड योर सेकंड नंबर, तो मैंने दिया 45 और मैंने एंटर किया, तो लिखा आ गया यहाँ पे 45 इज ग्रेटर देन 12, सीधे सीधे दिख रहा है 45 इज ग्रेटर देन 12। तो चलो थोड़ा बहुत और चीज़ें करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 40, मान लो 1 2 3 1 2 3 4, और मैंने दूसरा नंबर प्रोवाइड किया 7890, तो 7890 ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर है, तो आ गया 7890 इज ग्रेटर देन 1 2 3 4। सो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन जिसको मैंने किया। अब तुम सोच रहे हो भैया अगर ए इज नॉट ग्रेटर देन बी तो ऑब्वियसली ए इज स्मॉलर देन बी, तो आप एलिफ की जगह एल्स भी तो लगा सकते थे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन पता है दिक्कत क्या होगी, मान लो मैंने दोनों के दोनों नंबर इक्वल दे दिए 34 34, तो 34 इज इक्वल टू 34, ना इफ चलेगा ना एलिफ चलेगा, तो देखो कुछ भी रिजल्ट आया नहीं। तो यहाँ पे मैं एक और एल्स स्टेटमेंट डाल सकता हूँ, और एल्स स्टेटमेंट में डाल दूंगा प्रिंट बोथ द नंबर्स आर EQUAL इक्वल, दोनों के दोनों नंबर्स इक्वल है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू योर फर्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा आसान था। आई होप तुम्हारे को, अगर तुमने फर्स्ट वीडियो देखी है तो ये चीज़ समझ आ रही होगी कैसे इफ एंड एल्स क्वेश्चंस वर्क करते हैं, एंड ये तो काफ़ी आसान था। तो हेयर गोज आर फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये डाल ही देता हूँ मैं, उससे अच्छा फर्स्ट, ठीक है, तुम्हारे को समझ भी आता जाएगा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, और मैं इसी एक ही फाइल में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। चलो भाई सेकंड वाला देखें अपन, तो सेकंड क्वेश्चन इज हेयर। चलो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेप्ट द जेंडर फ्रॉम द यूजर एज कैरेक्टर एंड प्रिंट द रिस्पेक्टिव ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है। एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग सर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, और गुड मॉर्निंग मैम ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मतलब अगर फीमेल हुआ तो मैम और अगर मेल हुआ तो सर। तो अब अपने को लिखा है एक्सेप्ट द जेंडर फ्रॉम द यूजर एज कैर, कैर मतलब होता है कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर, या तो एफ या फिर एम, समझ गए, फीमेल के लिए एफ, मेल के लिए एम, दिस इज अ कैरेक्टर। तो अब अगर मेरे को इसको एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करने के लिए मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं सीधे लिखूंगा GENDER, जेंडर इज इक्वल, जेंडर क्या है मेरा, एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या लेने वाला हूं, अगेन एक इनपुट लेने वाला हूं। तो इनपुट में कैसा लूं, इनपुट लेने के लिए मैं लिख देता हूं INPUT इनपुट, और मैं लिखूंगा प्लीज प्रोवाइड, प्लीज क्यों लिख रहे हैं अपन, क्या उनके भीख भीख मांग रहे हैं क्या, सीधे अपन लिखेंगे प्रोवाइड योर जेंडर एज F और M, ठीक है। अब सामने वाला जेंडर प्रोवाइड करेगा या तो फीमेल या फिर मेल, और वो कहाँ जाके सेव होगा, अपने इस जेंडर वाले वेरिएबल में ऑब्वियसली। अब क्या होने वाला है, बस मेरे को चेक करना है, चेक क्या करना है, मैं लिखूंगा इफ जेंडर इज इक्वल्स टू, अगर जेंडर हुआ क्या, मेल। अब तुम बोलोगे भैया ये आपने ये कोट्स क्यों लगाई, कोट्स का क्या काम था, देखो सीधी बात बता रहा हूं, जब भी अपन स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग हमेशा किस में लिखी जाती है, कोट्स में, नहीं तो ऐसे अपना एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर जेंडर ने बताया M, तो मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट हेलो, क्या लिखा था यहाँ पे, ऑन द बेसिस, गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम लिखना था ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि सर क्यों, क्योंकि मेल है तो सर ही बोलूंगा, एल्स, एल्स नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों एल्स नहीं लिख रहा, एलिफ जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल के लिए F, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट लिख दूंगा गुड मॉर्निंग मैम, बस हो गया काम। तो बस कुछ करना कुछ नहीं है, मेरे को बस जेंडर चेक करना है, जेंडर का इनपुट आएगा और जेंडर को बस मेरे को चेक करना है, अगर मेल है तो गुड मॉर्निंग सर, अगर फीमेल है तो गुड मॉर्निंग मैम। आई डोंट नो तुम्हारे को कुत्ते की आवाज़ आ रही है कि नहीं, लेकिन बाहर एक कुत्ता कॉन्स्टेंट भौंके जा रहा है, पता नहीं उसको क्या हो गया है, क्या दिक्कत आ गई है, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन वो कॉन्स्टेंट बस भौंकता जा रहा है। आई होप तुम लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी, और अगर आ भी रही होगी तो एडिटर साहब जो है हमारे वेदांत चतुर्वेदी, वो उसको हटा देंगे उस आवाज़ को, आई होप सो। क्यों वेदांत भाई, हटा दोगे ना, ठीक है। तो इतना हो चुका है अपना, जेंडर मैंने चेक कर लिया। अब फिर तुम बोलोगे भैया अगर मेल नहीं हुआ तो फीमेल ही हो जाएगा, क्यों भाई अदर्स नहीं होते क्या, अब मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो सामने वाले ने M दे दिया तो भाई मैं लिख दूंगा गुड मॉर्निंग सर, सामने वाले ने F दे दिया तो मैं दे दूंगा गुड मॉर्निंग
मैम व्हाट इफ उसने गलती से क्यू डाल दिया, व्हाट इफ उसने गलती से डब्ल्यू डाल दिया, व्हाट इफ उसने गलती से वाई डाल दिया। तो अगर उसने कुछ आड़ा टेढ़ा डाला तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं एल्स, कॉल आ गया, एक सेकंड बस रुकना। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। तो यहाँ तक अपना प्रोग्राम बन चुका था और इस प्रोग्राम को अगर अब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे आएगा प्लीज प्रोवाइड योर जेंडर, ये क्या है एफ और एम, तो मैंने लिख दिया एफ, तो फीमेल हो गया तो आ गया गुड मॉर्निंग मैम, खैर मैं एम हूँ, आई एम अ मेल। और अगर मैंने एंटर किया वापस से एम तो क्या आना चाहिए, गुड मॉर्निंग सर, सही है। अब व्हाट इफ कोई बंदा तेज चल रहा है, बहुत चटक छूट रही है उसको और उसने लिख दिया टी। अब टी तो भाई कोई सा जेंडर होता नहीं है, तो जैसे ही मैंने टी दबाया तो यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा आया, रॉन्ग इनपुट, आया कि नहीं आया। सो दिस इज हाउ यू आर गोना सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इफ, एलएफ और एल्स का तुम्हें समझ आ रहा होगा किस तरीके से यूज किया जाता है। अब होता क्या है ना, मान लो सामने वाले ने लिखा सही एफ ही लिखा, लेकिन एफ पता है क्या लिख दिया, स्मॉल एफ लिख दिया। देखो एक होता है कैपिटल एफ और एक होता है स्मॉल एफ। अब जो होते हैं ना अपने कैरेक्टर्स या फिर जितने भी अपने जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनकी सबकी एस का ही वैल्यू सेव्ड रहती है, तो एस का ही वैल्यू को अपन देखते हैं। और चिंता मत करो, आने वाले समय में एक स्ट्रिंग की पूरी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है जिसमें तुम्हारे को समझ आएगा स्ट्रिंग कैसे वर्क करती है, कैसे क्वेश्चन होते हैं स्ट्रिंग के। बट अभी के लिए बस ये समझ लो, अगर मैंने एक स्मॉल एफ बना दिया और उसको एंटर कर दिया तो भी रॉन्ग इनपुट आ रहा है, बट मैंने तो सही लिखा था। तो यहाँ पे ना उन चीज़ों के लिए मैं लिख सकता हूँ और गलती से अगर सामने वाले ने एम दे दिया तो करूंगा ही, और अगर और में अगर उसने स्मॉल एम दे दिया तो भी मैं उसको कंसिडर करूंगा। जेंडर इज इक्वल्स टू स्मॉल एम, तो भी अपन क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर। और ऐसी फीमेल में भी, और जेंडर इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ, दैट्स इट, और अपना गुड मॉर्निंग मैम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन बनाएंगे और अगर हो गया अपना तो बस बहुत बढ़िया है। अगर तुम लोगों ने ये वाला बना लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो आसान था। थर्ड क्वेश्चन, एक्सेप्ट एन इंटीजर एंड चेक वेदर इट इज एन इवन नंबर और ऑड नंबर। ना ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होता है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है। अगर तुम पाइथन कर रहे हो, जावा कर रहे हो, सी प्लस प्लस कर रहे हो, सी लैंग्वेज कर रहे हो, जितनी भी लैंग्वेजेस कर रहे हो, उन सारी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पूछा क्या जाता है मतलब बेसिक के लिए क्लियर किया जाता है, एक्सेप्ट एन इंटीजर एंड चेक वेदर इट इज एन इवन नंबर और ऑड। अब देखो, आई होप तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन आता हो, लेकिन स्टिल मैं तुम्हारे को समझा देता हूँ कैसे ये वाला क्वेश्चन वर्क करता है, ठीक है। ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। सुनो, कभी भी मेरे को अगर एक नंबर को चेक करना पड़ता है इवन है या फिर ऑड है, तो उसके लिए अपने को एक बहुत बेसिक सी चीज़ फॉलो करनी रहती है, और वो फॉलो क्या करना पड़ता है अपने को, मॉड फंक्शन का यूज़। अब मैं समझाता हूँ कैसे। लेट्स से मैं किसी भी नंबर की बात करता हूँ इवन या ऑड की, तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, मेरा इवन नंबर। मतलब जैसे कि 2 होता है, 4 होता है, फिर होता है 6, फिर होता है 8, फिर होता है 10, और ऐसे ही करके जितने भी सारे नंबर होते हैं 2 के डिविजिबल वो सारे इवन नंबर होते हैं। और जो बचे हुए नंबर होते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सारे क्या होते हैं, अपने ऑड नंबर्स होते हैं। तो इवन ऑड तो तुम्हें पता है कैसे वर्क करते हैं। तो ऐसा कैसा मैं क्या बनाऊं जिससे मैं चेक कर सकूं कि ये वाला नंबर मेरा 2 से डिविजिबल है या फिर ये वाला नंबर मेरा 2 से डिविजिबल नहीं है। तो समझो कैसे। लेट्स से मेरे पास जो नंबर है वो है 12। अब मेरे को चेक करना है क्या ये नंबर इवन है या फिर क्या ये नंबर ऑड है। तो सोचो कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं इसको करूंगा 2 से डिवाइड, ठीक है। मान लो मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 6 कितना आएगा, 12 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 इज माई रिमाइंडर। नाउ लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 13, 13 को मैंने अगर 2 से डिवाइड किया, अगेन 6 12 आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। चलो एक और नंबर ट्राई करते हैं, 16, 16 को 2 से डिवाइड किया, 2 8 16 होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। मैं 17 को अगर ट्राई करूंगा, 2 8 कितना होगा, 16, और बचेगा कितना, रिमाइंडर 1। तो मुझे एक चीज बहुत कॉमन दिख रही है कि जब जब मैं अपने इवन नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, हर बार रिमाइंडर 0 बच रहा है, और जब जब मैं अपने ऑड नंबर्स को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ हर बार रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 का रिमाइंडर बच रहा है। तो अब मुझे एक बहुत बेसिक सी एक थ्योरी समझ आ गई है कि मेरे को बस चेक करना है अपने नंबर का रिमाइंडर, और किससे डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करके। अगर मैंने अपने नंबर को 2 से डिवाइड करा और रिमाइंडर आ गया 1, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा दिस इज एन ऑड नंबर। और अगर मैंने अपने नंबर को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया 0,
तो मैं बोल दूंगा दिस इज़ माई इवन नंबर, दैट्स इट। तो अगर मेरे को ये वाला बेसिक समझ आ गया इस चीज़ का, तो उसका प्रोग्राम में भी बना दो। सबसे पहले मैं एक नंबर मांगूंगा, नंबर के लिए मैं लिखूंगा इंटीजर में इनपुट, ठीक है। इनपुट में लिखूंगा प्लीज़ प्रोवाइड योर नंबर। और मैं एक थोड़ी और अच्छी चीज़ बोलूँगा कि इस वीडियो को चाहो तो 1.5x पे भी देख सकते हो, क्योंकि ये पूरी क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज़ है। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अब करना क्या है, मेरे को बस चेक करना है अगर ये नंबर डिविजिबल है। तो कभी भी अगर मेरे को रिमाइंडर चेक करना रहता है तो मुझे एक मॉड फंक्शन का यूज़ करना रहता है। अगर नहीं पता तो पिछली वाली वीडियो देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो बस मेरे को चेक क्या करना है, इफ़ ए मॉड 2, अगर मैंने अपने a को मॉड किया 2 से और उसका आंसर आ गया 0, अगर मैंने अपने a को डिवाइड करा 2 से और उसका रिमाइंडर आ गया 0 इक्वल्स टू 0, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, प्रिंट माई नंबर इज इवन, दैट्स इट, हो गया काम। और अगर ऐसा नहीं हुआ, एलिफ a मॉड 2 इज इक्वल्स टू 1, और अगर मॉड करने पे आंसर 1 आ रहा है तो ये नंबर क्या हो गया मेरा, माई नंबर इज ऑड, दैट्स इट, हो गया अपना काम। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने इसको रन किया, प्लीज प्रोवाइड योर नंबर, तो लेट्स से मैंने नंबर दिया 45 इज एन ऑड नंबर, तो आ गया माई नंबर इज ऑड। अगर मैं बात करूं किसी और नंबर की, जैसे मैंने लिखा था 16, तो 16 इज माई इवन नंबर, मैंने एंटर किया तो लिखा आ गया माई नंबर इज इवन, दैट्स इट, हो गया अपना काम। सो दिस इज हाउ यू गोना डू दिस क्वेश्चन। और सच्ची बात बताऊं तो अगर भाई देखो, अपने जितने भी नंबर्स होते हैं ना इंटीजर्स में, तो या तो वो इवन होते हैं या फिर वो ऑड होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मैंने a मॉड 2 0 आ रहा है तो इवन है, तो बचे हुए सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ऑड। तो यहाँ पे एलिफ लिखने की जगह तुम डायरेक्टली एल्स भी लिख सकते हो, एल्स माई नंबर इज ऑड। ये लो रन करो, लिख दो 67 माई नंबर इज। आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे से बनाओ, ठीक है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, क्योंकि देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं। एक्सेप्ट नेम एंड एज फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ द यूजर इज अ वैलिड वोटर और नॉट। बहुत ही ज़्यादा इजी यार, बहुत ही ज़्यादा इजी। ये वाला शायद से अपन लोगों ने लास्ट जब अपन कर रहे थे उसमें भी मैंने दिखाया था, वैलिड वोटर चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में पूछा था एक्सेप्ट नेम एंड एज फ्रॉम द यूजर, तो नेम इक्वल्स टू इनपुट, सिर्फ इनपुट लिखूंगा क्योंकि नेम क्या होता है मेरा, ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग होता है, तो मैंने लिख दिया प्लीज टेल योर नेम, दैट्स इट। फिर उसके बाद मेरे को लिखना क्या है, एज। एज के लिए मैं लिखूंगा इनपुट प्लीज टेल योर एज। अब ये जो प्लीज टेल योर एज लिखा है, इसमें मैं एक चीज़ और करूंगा इंटीजर्स में, क्यों, क्योंकि एज हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देती है, फिर इंटीजर्स में वैल्यू देती है। तो ये लिया मैंने इंट का इनपुट, दैट्स इट। और अब मेरे को बस चेक करना है कि ये वैलिड वोटर है कि नहीं। तो वैलिड वोटर क्या होते हैं, जिनकी एज या तो 18 होती है या फिर 18 से ऊपर होती है, दोज आर माई वैलिड वोटर्स। तो मैंने लिख दिया इफ एज इज इक्वल्स टू 18, मैंने लिखा अगर एज इक्वल्स टू की जगह सीधे बोलूंगा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। अगर मेरा जो एज है 18 और 18 से ऊपर है तो मैं बोल दूंगा यू आर अ वैलिड वोटर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट यू आर अ वैलिड वोटर, ठीक है। और अगर नहीं है उसकी एज 18 से बड़ी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट यू आर नॉट अ वैलिड वोटर। अब पता है दिक्कत क्या होती है इसमें, मैं समझाता हूँ कैसे। मैंने इसको रन किया, भाई नाम पूछा आकर्ष, मेरी एज पूछी, मैंने लिख दी भाई मेरी एज है 22 साल की, तो मैं इंटर लिखूंगा तो आ जाएगा यू आर अ वैलिड वोटर। चलो इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं, तो एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में यहाँ पे लिख दूंगा हेलो नेम, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या लिख रहा हूँ। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे अपना नाम भी डाल दूंगा, हेलो नेम यू आर अ वैलिड वोटर, हेलो नेम, और यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यू आर नॉट अ वैलिड वोटर, तो और थोड़ा ढंग से आ जाएगा। मैंने रन किया, नेम पूछा आकर्ष, मेरी एज 22, तो आ गया हेलो आकर्ष यू आर अ वैलिड वोटर। यहाँ तक तो वही सही है। अब होता क्या है ना, सामने वाले थोड़े चंट लोग होते हैं, मान लो उसने एज दे दी 12, तो आ गया, अच्छा सॉरी नाम में मैंने 12 लिख दिया, तो 12 एज और वो, तो हेलो 12 यू आर नॉट अ वैलिड वोटर। तो अगर एज 12 हो जाएगी तो तुम तो वैलिड वोटर नहीं होगे। अब लोग क्या करते हैं ना, लोग इसका थोड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं। मान लो मैंने अपनी एज दे दी -89, अब -89 में कोई एज होती तो है नहीं, तो अगर मैंने -89 दे दी तो दिक्कत हो जाएगी और
अरे यार बार बार मैं नेम में दे देता हूँ -89, सॉरी। अब अगर मैंने एज -89 देखी तो यहाँ पे आ गया हेलो -89 यू आर नॉट अ वैलिड वोटर। अब भाई एज -89 हो तो सकती नहीं है, तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या करें, यहाँ पे एल्स हटा के मैं लिख दूंगा LF। ठीक है, मैंने बोला अगर मेरी एज 18 से कम है, ठीक है, एंड एज मस्ट बी ग्रेटर देन कितनी, एज या तो 18 से कम हो जाए या फिर एज 18 से या फिर एज 0 से बड़ी हो। ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी ह्यूमन की जो एज होती है वो या तो 18 से कम होती है या फिर 0 से बड़ी होती है। तो ये दो कंडीशंस मेरी फॉलो होनी चाहिए। दो कंडीशंस क्या है कि भाई मेरी एज 18 से कम हो और 0 से बड़ी हो, और अगर 0 से गलती से किसी ने नीचे दे दी तो ये वाली कंडीशन मेरी हो जाएगी फॉल्स और ये एलिफ स्टेटमेंट मेरा नहीं चलेगा। सो दैट्स वाई मैंने इस तरीके की कंडीशन बनाई। अब अगर मैं रन करूंगा ना और किसी ने दे दिया, जैसे नाम दे दिया हर्ष और मान लो एज दे दी -30, और अब जब मैं इसको रन करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई -30 कोई एज नहीं होती। तो उसके लिए मैं एक एल्स स्टेटमेंट बनाऊंगा और मैं प्रिंट करूंगा गिव अ वैलिड एज। आई बात समझ। तो अब जैसे मैंने इसको रन किया, प्लीज टेल योर नेम, माई नेम इज आकर्ष, और मैंने एज अपना थोड़ा तेज बनने के लिए -50 बता दी, मैं तो -50 साल को मैंने एंटर किया और लिखा गिव अ वैलिड एज। आई होप तुम्हारे को समझ आ रहा होगा ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। सो दिस इज इट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और खुद एक ट्राई करना, तुम्हारा जो अपना लैपटॉप है या फिर जिस पे भी तुम सीख रहे हो अपने पाइथन को, उस पे भी यार ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करते चलना, तुम्हारे लिए आसान रहेगा सब। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4th वाला भी हो गया, 5th क्वेश्चन। ठीक है, और थोड़ा सा एक स्पेस बना देता हूँ इसके बीच में। याद रखना भाई ये पूरी फाइल्स भी मैं तुम्हें सेंड करूंगा, बट स्टिल लेकिन इनको ट्राई कर लेना। सॉरी भाइयों, एकदम से मेरी शर्ट पर चेंज हो गई होगी, एकदम से पॉपअप आ गया होगा मेरा, इसलिए क्योंकि भाई एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिया था इफ एल्स क्वेश्चन का, एंड दैट वाज 5th क्वेश्चन, एक्सेप्ट अ ईयर एंड चेक इफ इट इज अ लीप ईयर और नॉट। तो पहले तो क्लियर कर दूं कि लीप ईयर होता क्या है। ठीक है, इफ यू डोंट नो व्हाट इज अ लीप ईयर, जो भी साल अपना 4 से डिविजिबल होता है दैट इज अ लीप ईयर। अब तुम बोलेगे भैया 4 से डिविजिबल मतलब किसी भी ईयर को अपन mod 4 करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आ गया सो दैट इज अ लीप ईयर। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट रहता है। ट्विस्ट ये रहता है कि उस साल को सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए ना। व्हाट इज अ सेंचुरी ईयर, समझाता हूं मैं। तुमने देखा होगा 2000 वाज अ ईयर, लेकिन उसको अपन बोलते हैं सेंचुरी ईयर। क्यों, क्योंकि उसके वजह से अपनी सेंचुरी शिफ्ट हो रही है। 2000 के पहले क्या चल रहा था, 1900 चल रहा था, 1995, 1996, फिर 2000 के बाद क्या चला, 2001, 2002। सो दैट्स व्हाई दीज ईयर्स आर नोन एज सेंचुरी ईयर। तो कुछ सेंचुरी ईयर्स के नाम लूंगा, 1900, 1800, 1700, 1600, 2000, 2000 का 21000, और ये सारे ईयर्स होते हैं सेंचुरी ईयर्स। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मेरा साल 4 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्सेप्टेंस। तो मैं लिखूंगा इंट इनपुट, और इनपुट में लूंगा प्लीज टेल योर ईयर। आर टेल नहीं, सिर्फ टेल योर ईयर। अब सामने वाला मेरे को ईयर बताएगा और मुझे पहली कंडीशन चेक करनी है कि क्या वो 4 से डिविजिबल है, और अगर वो 4 से डिविजिबल हो तो उसको 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल। तो मैं लिखूंगा इफ माई year is divisible by 4 mod 4 equals to 0 and my year is not divisible by 100, तो मैं लिखूंगा not equals to 0। तो बहुत बेसिक सी मैंने कंडीशन लिखी, जो भी साल है उसको तुम 4 से डिवाइड करो, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो सही है, और साथ साथ वो 100 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मेट हो गई तो मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट लीप ईयर। अब होता क्या है ना भाई, दूसरी कंडीशन ये होती है कि भैया फिर क्या सेंचुरी ईयर्स मेरे लीप ईयर नहीं आते, होते हैं सेंचुरी ईयर भी, लेकिन उसमें एक कैच रहता है कि तुम्हें उसको 4 से नहीं, तुम्हें उसको 400 से चेक करना पड़ेगा। तो दूसरी कंडीशन में लिखूंगा एलिफ अगर मेरा साल 100 से डिवाइड हो रहा हो तो मैं लिखूंगा मॉड 100 इज इक्वल्स टू 0, तो उसको 400 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा एंड ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाय 400, तो मॉड 400 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये भी हो गया तो मैं सीधे लिख दूंगा प्रिंट लीप ईयर। अब चलो ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो गई। भैया इसके अलावा अगर कोई भी साल आएगा वो लीप ईयर नहीं होगा क्या, एग्जैक्टली उसको मैं लीप ईयर नहीं बोलूंगा। तो मैं उसको क्या डाल सकता हूं, एल्स कंडीशन में। मैंने लिखा एल्स प्रिंट नॉट अ लीप ईयर।
ठीक है। प्रिंट के बाद ये 9 क्यों लिखा जाता है भाई, नॉट अ लीप ईयर। तो चलो एक बार चेक करता हूँ रन करके। भाई मैंने इसको रन किया, प्लीज टेल योर ईयर, मान लो मैंने लिख दिया 2004, तो 2004 वॉज माई लीप ईयर। और 2004 4 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या 2004 100 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो पहली कंडीशन मेरी सही हो जाएगी और मैं क्या कर दूंगा, लीप ईयर प्रिंट कर दूंगा। मैंने इसको एंटर दबाया और तुम देख सकते हो क्या आ गया आंसर, लीप ईयर। नाउ व्हाट इफ मैंने डाल दिया 2000। नाउ 2000 भी मेरा एक तरीके से लीप ईयर होता है, लेकिन वो इफ कंडीशन में एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो किस में होगा, एलिफ कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि मुझे क्लियर कट दिख रहा है 2000 इज डिविजिबल बाय 100 एंड 2000 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 400। और अगर मैं इफ कंडीशन में देखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईयर मस्ट नॉट बी डिविजिबल बाय 100, लेकिन 2000 तो डिविजिबल है, तो इफ कंडीशन नहीं चलेगी, एलिफ कंडीशन चलेगी। और इसको मैंने रन किया तो भी क्या आएगा, लीप ईयर। अब भैया कोई सा आड़ा टेढ़ा साल लिख दिया जैसे 2007, ऑब्वियसली 2007 तो भाई पहली कंडीशन में मेट नहीं होगा, दूसरी में नहीं हो रहा, तो एलसी कंडीशन चलेगी, दैट इज नॉट अ लीप ईयर। सो दिस वाज द प्रोग्राम ऑफ अ लीप ईयर। आई होप तुम्हारे को समझ आया हो, और अगर नहीं आए क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, तो तुम इसको वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से जरूर देख सकते हो। ठीक है, अब मैं चला वापस से और तुम्हारे को पुराना वाला वीडियो दिख जाएगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। थैंक यू। Now, sixth question is accept an English alphabet from user and check if it is a constant or a vowel। ठीक है, अपन से पूछा गया है कि भाई एक इंग्लिश अल्फाबेट को लो और अपने को चेक करना है कि यार ये कॉन्सोनेंट है या फिर एक वॉवल है। तो यहाँ पे ना मैं तुम्हारे को थोड़ा सा स्ट्रिंग्स के बारे में समझाऊंगा। खैर एक नई वीडियो पूरी आएगी स्ट्रिंग्स की, लेकिन स्टिल यहाँ पे बस एक छोटा सा एक बेसिक समझाना चाहता हूँ। जब भी तुम्हारे को किसी भी इनपुट को लेना है तो ऑब्वियसली तुम यही करोगे, ए इज इक्वल्स टू इनपुट, और एक स्ट्रिंग का इनपुट ले लोगे, प्लीज गिव अ कैरेक्टर। ठीक है, प्लीज गिव अ कैरेक्टर। अब जो भी इनपुट आएगा ए के अंदर, ठीक है, मेरे को चेक करना है वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो वॉवल चेक करने के लिए बहुत इजीली चीज चेक कर सकता हूँ कि भाई अगर मेरा ये ए जो आया है ये ए हुआ, ई हुआ, आई हुआ, ओ हुआ या फिर ई हुआ, मतलब ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक कैरेक्टर हुआ तो मैं बोल दूंगा दिस इज अ वॉवल, एल्स मैं बोल दूंगा दिस इज अ कॉन्सोनेंट। तो उसको चेक करने के लिए मैं सबसे पहले क्या लिख सकता हूं, इफ ए इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे ए की जगह मैं चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे जेड लिख देता हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ा आसान होगा। ठीक है, तो मान लो मैं ये, क्योंकि वेरिएबल है, जेड एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर सारी चीजें स्टोर हो रही है। मैंने बोला अगर जेड की वैल्यू ए आ रही है तो मैं प्रिंट क्या कर दूंगा, इट्स अ वॉवल, POWEL वॉवल। सही है। अब मैं दूसरी कंडीशन लगाऊंगा, एलिफ जेड इज इक्वल्स टू ए की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, ई लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ई भी क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, सॉरी वॉवल होता है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इट्स अ वॉवल। अब होगा क्या ना भाई, मैं ऐसे 5 बनाऊंगा। ठीक है, इफ एलिफ 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 5 बनाऊंगा, फिर और 5 एलिफ, क्योंकि भाई मेरे पास कैपिटल ABCDE भी होते हैं। तो भाई ये तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा तरीका, बहुत ईजी तरीका है कि भाई यहाँ पे मैं और कर सकता हूँ, और z इज इक्वल्स टू ए हुआ, अगर ई हुआ, और मैं लिख के रख सकता हूँ z इज इक्वल्स टू ए के बाद ई के बाद आई हुआ, और इस तरीके से बना सकता हूँ। अब ये भी बहुत लंबी लाइन खिंच जाएगी। क्यों खिंच जाएगी, क्योंकि भाई मैं 5 बार तो ऐसे लिखूंगा और फिर उसके बाद और 5 बार लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर्स के लिए। तो इस चीज़ के लिए एक स्ट्रिंग का बहुत ईजी यूज केस होता है। जब भी तुम्हारे को किसी एक चीज़ को किसी में कंपेयर करना रहता है, होता क्या है ना, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर मैं सारी चीज़ें डाल दूंगा, AEIOU, और कैपिटल के AEIOU। ठीक है, इन सब में से अगर कुछ भी इनपुट आया z के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्वियसली वॉवल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा इफ z in। अब इन का मतलब ये रहता है, z में मान लो भाई मैंने इनपुट दिया i का, तो यहाँ पे z की जगह क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। ठीक है, मैं चेक करूंगा अगर i एग्जिस्ट करता है इन सारी पूरी अपनी स्ट्रिंग के अंदर तो मैं बोल दूंगा इट्स अ वॉवल, और अगर नहीं करता तो मैं बोल दूंगा इट्स अ कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से काफी ज्यादा आसान हो जाता है स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस का यूज करके। बट ऑब्वियसली यू डोंट नो नाउ कि ऑपरेशंस क्या होते हैं स्ट्रिंग के, तो अपनी एक अलग वीडियो निकलेगी जिसमें पूरी स्ट्रिंग के ऑपरेशन, स्ट्रिंग को डीबगिंग, स्ट्रिंग को किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट स्ट्रिंग वीडियो। अभी तो ये वाली सीरीज को बस कंटिन्यू करो, जैसी स्ट्रिंग की वीडियो आएगी तुम्हारे को सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा इट्स अ वॉवल, एल्स में क्या कर दूंगा, प्रिंट इट्स अ कॉन्सोनेंट। वाई इट्स अ कॉन्सोनेंट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इन सब में से कुछ भी अलग हुआ पूरे 26 लेटर्स में से तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। तो मैंने इसको रन किया, प्लीज गिव अ कैरेक्टर, मैंने लिख दिया कैपिटल का ए, तो आ गया इट्स अ
वॉवल। व्हाट इफ मैंने लिख दिया क्यू लिख दिया, नाउ क्यू इज नॉट अ कॉन्सोनेंट, नॉट अ वॉवल, इट्स अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा इट्स अ कॉन्सोनेंट। आई होप तुम्हारे को समझ आ रहा है किस तरीके से आसानी से अपन पाइथन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और काफ़ी इजीली हो जाती है सारे क्वेश्चन सॉल्व। चलो ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो चुका है कंप्लीट, अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस वाज सिक्स्थ क्वेश्चन, मैंने फिफ्थ लिख दिया, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े, काफ़ी आसान है। तो दीज वर दी मेन क्वेश्चंस ऑफ इफ एल्स, और अगर तुम्हारे ये वाले तुमने सारे बना लिए थे सो वेल एंड गुड, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। और अगर नहीं बने थे तो ऑब्वियसली तुम्हारे देख ही लिए किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब होने क्या वाला है ना, इस वीडियो के आखिरी में मैं एक स्नैपशॉट दूंगा, उसके तुम स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर तुम उसको बस फोटो क्लिक कर लेना अपने कंप्यूटर पे और उन क्वेश्चंस को और सॉल्व करना, ठीक है। दोज आर मोर क्वेश्चंस ऑन इफ एल्स, दोज आर मोर क्वेश्चंस ऑन लूप्स, मैं सबके सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा। अभी के लिए बस तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। यू हैव गॉट इफ एल्स क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट करने वाले हैं दोज आर लूप्स क्वेश्चन। चलो देखते हैं लूप्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या क्या इसके पीछे थ्योरी लगती है, ठीक है। तो चलो अब अगर लूप्स की बात करें तो लूप्स के में ना भाई दो टाइप के लूप होते हैं, तुम्हें पता ही है, एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप, और उन्हीं दो क्वेश्चंस, उन्हीं दो लूप्स के बेसिस पे अपने को क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई सा भी लूप यूज कर सकते हो, या तो तुम्हें फॉर करना है फॉर कर सकते हो, तुम्हें व्हाइल करना है तुम व्हाइल भी कर सकते हो, लेकिन एक डिग्निटी होती है क्वेश्चन की। डिग्निटी मतलब मैं समझाता हूँ कैसे, कि भाई कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बने ही व्हाइल लूप से सॉल्व होने के लिए होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बने ही फॉर लूप के होने से होते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें कहीं भी कंडीशनिंग दिख गई कि कंडीशन के बेसिस पे एक लूप चल रहा है, तुम व्हाइल लूप का यूज करोगे। जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें दिख गया कि भाई एक ऐसा लूप है कि जिसमें मेरे को नंबर्स का यूज करना, न्यूमेरिक में एक लिमिट सेट करनी है, एक रेंज सेट करनी है, तो उसमें तुम फॉर लूप का यूज करोगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस को। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, प्रिंट नंबर अप टू एंड, मतलब कोई भी मैं एक इंटीजर लूंगा और वहां तक मेरे को नंबर प्रिंट करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लूप्स क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई लूप्स के क्वेश्चन, इनको बिल्कुल भाई हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर हल्के में ले लिया ना तो वो हल्का कर देते हैं। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। तो लूप्स के क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स से मेरे को एक n नंबर चाहिए, तो n इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया इंट इनपुट, और मुझसे बोला गया प्लीज टेल योर नंबर, ठीक है। अब सामने वाला जो भी नंबर बताएगा मेरे को करना कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं उस नंबर तक। ना व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कुछ नहीं होते जो 1 से स्टार्ट होते हैं और उस नंबर तक जाते हैं, ठीक है भाई, कर देते हैं। तो एक लूप मैं सेटअप करूंगा, मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज ऑफ, रेंज के लिए स्टार्ट करूंगा मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और जाना कहा था कि मुझे n तक जाना है। तो भैया देखो, एक होता है स्टार्ट पॉइंट, एक होता है स्टॉप पॉइंट और एक होता है स्टेप्स का पॉइंट। तो स्टॉप पॉइंट मान लो मैंने n रख दिया, स्टेप्स 1 रखने, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे +1 जाना है, रखो ना रखो बात वही रहती है, सेम रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले लोग यही करते हैं कि भाई उन्होंने बोल दिया 1, n और यहाँ पे कर दिया प्रिंट आई, क्योंकि आई के अंदर बार बार इटरेशन होगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए, इसको मैं रन करूंगा तो प्लीज टेल योर नंबर पूछेगा, और नंबर मान लो मैंने मार दिया 5, तो क्या होना चाहिए 1 से लेके 5 तक प्रिंट होना चाहिए, होगा। लेकिन एक दिक्कत है, 1 से लेके 5 तक नहीं, 1 से लेके 4 तक प्रिंट होगा। देखो कहाँ तक हुआ, 1 से लेके 4 तक प्रिंट हुआ। नाउ व्हाई दिस थिंग हैपेंड, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो थी अपनी पूरी सीरीज की, उसमें मैंने बताया है कि अगर तुमने n लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली n-1 तक चलेगा। n-1 तक इसलिए चलेगा क्योंकि जो मेरा लूप चलता है वो बार बार आई इटरेशन आगे जाता जाता है स्टेप्स के बेसिस पे, +1 होगा तो खुद ब खुद रुक जाएगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में सब समझाया है। तो इसलिए n की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, n+1। तो अब अगर n+1 लिखा है तो 5+6 हो गया। अब अगर मेरा 6 हो गई वैल्यू तो ऑटोमेटिक कहाँ तक चलेगी, 5 तक चलेगी, जहाँ तक मैं चलाना चाहता था। तो जब भी तुम्हारे को कोई भी लूप सेटअप करना है किसी एक पर्टिकुलर नंबर तक का, उसमें बस तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, +1, दैट्स इट। तुमने रन किया, प्लीज टेल योर नंबर, 5 तक जाना है, तो हो गया 1 से लेके 5 तक। तो क्या भैया अपन कहते भी जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। लो मैंने लिख दिया 20, तो क्या होगा 1 से लेके 20 तक प्रिंट होगा। चलो भैया अब एक काम करते हैं, आप ही बोल रहे हो ना जहाँ तक जाना जा सकते हो, 1 करोड़ लिख के दिखाओ। अब मैं ऑनेस्ट बताऊं, मेरा जो कंप्यूटर है ना वो आराम से 1 करोड़ झेल लेगा, लेकिन तुम लोग 1-2 करोड़ मत लिखना, क्योंकि 1-2 करोड़ मतलब 1-2 करोड़ बार मेरा प्रिंट फंक्शन चलेगा और 1-2 करोड़ बार मेरा लूप चलेगा। सो दैट्स वाई मैं रिकमेंड करूंगा मत लिखो। लेकिन अगर मैं चाहूँ इतने सारे नंबर को प्रिंट करना, तो इस तरीके से एक लूप से मेरे नंबर्स प्रिंट हो सकते हैं। देखो देखो नीचे दिख रहा है, ये होता है एक लूप का काम।
तो आई होप तुम्हारे को समझ आएगा। अभी बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि इसको जाना पता नहीं कहाँ तक है, तो कितने लाख पे, 40 लाख पे पहुंच चुका है। लेकिन इतना लंबा अपन काय कोई वेट करें, CTRL-C दबाओ और अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस ईजी क्वेश्चन कि तुम्हें एक n नंबर तक प्रिंट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स फॉर लूप, प्रिंट n to 1। अब तुम्हें उल्टा चलाना है, मतलब तुम्हें एक नंबर तक जाना है, कहाँ से, नंबर से, n से स्टार्ट करना है। चलो ठीक है, बहुत ईजी है। लो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, हैशटैग फर्स्ट, अब यहाँ पे लिख देता हूँ हैशटैग सेक, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है। लो भाई तुमने ले लिया n इज इक्वल्स टू इंट, फिर से वही चीज़ इनपुट, और मैंने लिख दिया प्लीज गिव योर नंबर, ठीक है। नंबर आ गया और अब तुम्हारे को क्या करना है, उल्टा लूप चलाना है। उल्टा लूप चलाने के लिए तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट n रखना पड़ेगा और एंडिंग पॉइंट 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। यही करते हैं ना, तो मैं लिखूंगा फॉर i इन रेंज ऑफ, मैंने स्टार्ट पॉइंट रख दिया n और एंड पॉइंट रख दिया क्या, 1। इस तरीके से काम कर जाएगा क्या भैया? करना तो चाहिए, लेकिन मुझे पता है इसमें एक एरर आने वाला है। समझाता हूँ कैसे। मैंने लिखा प्रिंट i, अब एरर ये आने वाला है, यहाँ पे मैंने स्टेप्स डिफाइन नहीं करे। अगर मैं स्टेप्स को डिफाइन नहीं करता तो ऑटोमेटिक क्या चलता है, +1 चलता है। तो अगर मैंने n से स्टार्ट कर रहा हूँ, n की वैल्यू मान लो मैंने दे दी 5, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, 5 + 1 होगा 6। और अगर मैंने 6 से स्टार्ट करा तो भाई 6 तो मेरा रेंज के ही बाहर हो गया। मेरी रेंज तो थी 5 से लेके 1 तक, तो रेंज के अंदर रहने के लिए तुम्हारे को स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, -1। तो याद रखना, जब भी तुम किसी रिवर्स लूप कर रहे हो, उल्टा लूप चला रहे हो, तुम्हें हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, -1 का यूज करना पड़ेगा। अब होता क्या है ना, अगर मैंने इसको रन कर दिया और नंबर दिया मैंने 5, तो 5 से लेके प्रिंट होना शुरू होगा 5 4 3 2, लेकिन भैया 1 प्रिंट नहीं हुआ। अगेन दी सेम कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं रिवर्स में जा रहा हूं तो रिवर्स में 1 कम तक रुक जाएगा। देखो 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, लेकिन 1 प्रिंट नहीं हो पाया क्योंकि 1 कम तक चलता है। अगर मैं आगे जा रहा होता हूं तो आगे जाने में क्या हो जाता था, आगे जाने में मैं सीधे मान लो 10 तक जा रहा होता तो 9 तक चलता था। अब मैं अगर उल्टा जा रहा हूं 1 तक तो वो 2 तक चलेगा। समझ रहे हो ना, ट्रेन यहाँ से सीधी चले, ट्रेन यहाँ से उल्टी चले, बात वो ये 1 माइनस तक चलेगा दोनों साइड पे। तो उसको सही करने के लिए मैं क्या करूँ, -1, 1 - 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा। और सीधे -1 लिखने की क्या जरूरत है भाई, तुम्हें 1 तक चलाना है तो 0 लिख दो। अगर तुम्हें 1 तक चलाना है 0 लिख दो। और मान लो अगर तुम्हें 0 तक चलाना है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, -1। समझा रहा हूँ कैसे। देखो मैंने रन किया और प्लीज गिव अ नंबर, मैंने लिखा 10, एंटर दबाया तो 10 से लेके 1 तक देखो लाइन से सारे नंबर्स प्रिंट हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हो गए। अब व्हाट इफ मेरे को 0 तक चलाना है भैया, तो 0 तक चलाने के लिए -1 लिख दो। अब अगर तुमने -1 लिख दिया 10 तक तो 0 तक चल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ रिवर्स फॉर लूप। आई होप तुम्हारे को ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो कि किस तरीके से एक रिवर्स फॉर लूप का क्रिएशन होता है। तो चलो भाई नेक्स्ट चीज करते हैं, जल्दी 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 जल्दी। टेक अ नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट इट्स टेबल। अब जो टेबल था ना, टेबल शायद से मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, हाँ बताया था मैंने टेबल को, बट ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का टेबल है। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, इस तरीके से प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो एक नंबर चाहिए और उसकी टेबल प्रिंट करनी है अप टू 10 टर्म्स तक, मतलब 5 × 10 = 50, वहाँ तक जाना है। तो चलो देखते हैं एक बार, लेट्स सी। #3 और मैंने लिख दिया n = int और मैंने लिखा इनपुट और मैंने लिख दिया विच नंबर टेबल यू वांट। सही है, मैंने पूछ लिया तुम्हारे को कौन से नंबर की टेबल चाहिए। तो जो मैंने लास्ट वीडियो करवाई थी, लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हारे को ये चीज़ दिखाई थी। क्या दिखाई थी कि तुम्हें किसी भी अगर नंबर की टेबल करनी है तुम क्या कर सकते हो, फॉर i इन रेंज ऑफ, मान लो मेरे को 5 की टेबल प्रिंट करनी है तो मैं 5 से स्टार्ट करूंगा, मैं जाऊंगा 51 तक, क्योंकि 50 तक होती है टेबल तो 51 + 1 जाना पड़ेगा और हर बार स्टेप्स लूंगा मैं 5 5 के, ठीक है। और अगर मैंने कर दिया प्रिंट i तो क्या होगा, 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। यहाँ तो कुछ भी नंबर दे दो कोई मतलब नहीं है, लेकिन होगा क्या, 5 की इस तरीके से टेबल प्रिंट हो सकती है। सही है, अब करना क्या है, मेरे को n की टेबल प्रिंट करनी है। तो n की टेबल प्रिंट करने के लिए देखो, मान लो n की वैल्यू आई 5, n की वैल्यू आई 7, n की वैल्यू आई 10, तो हमेशा कहाँ तक स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, n से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 7 × 1 क्योंकि 7 ही होता है, 10 × 1 10 ही होता है, 5 × 1 5 ही होता है। एंड कहाँ पे करना है, देखो अगर मैं 5 की टेबल की बात करता हूं तो 5 × 10 कितना होता है, 50 + 1 51 तक जाता हूं। अगर मैं 7 की टेबल की बात करूंगा तो 71 तक जाना पड़ेगा। 10 की टेबल की बात करूंगा तो 101 तक जाना पड़ेगा। तो मतलब तुम्हारे को जो एंड पॉइंट है पता है क्या सेट करना है, n × 10
और एक ब्रैकेट लगा दूंगा, बॉड मास का रूल फॉलो हो जाएगा यहाँ पे, n इंटू 10 प्लस 1 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी नंबर होगा, मान लो 70 तो 71 तक चले जाऊंगा। अगर भाई नंबर हुआ मान लो 5 की टेबल तो 51 तक चला जाऊंगा, क्योंकि 5 इंटू 10 कितना होगा 50 प्लस 1 51। और जो स्टेप्स है, स्टेप्स तो वही रखने वाले हैं n, क्योंकि जो भी नंबर है उसी के स्टेप्स रहेंगे। तो अब अगर मैंने किसी भी टेबल को मांग करी, मैंने बोला भाई मेरे को चाहिए 7 की टेबल, ये लो 7 2 14 21 28, ये हो गई पूरी 7 की टेबल प्रिंट। मैंने बोला भैया मेरे को चाहिए 23 की टेबल, ये लो 23 की टेबल हो गई, 23 46 69 92 115 138 एवरीथिंग। तो आई होप तुम्हारे को समझ आ रहा है किस तरीके से एक प्रोसेस वर्क करती है टेबल की। बट अपने को इस तरीके से नहीं करनी है टेबल प्रिंट, ये मैंने तुम्हारे को बस बेसिक नॉलेज दी थी रेंज फंक्शन की। होता क्या है ना, अपने को टेबल प्रिंट करनी 5 1 5 5 2 10 5 3 15 और पूरा एक एक नाम के नंबर्स के साथ। तो उसके लिए मेरे पास एक और तरीका है। सोचो थोड़ा सा। हर बार हर टेबल में एक चीज कॉमन होने वाली है, और वो है 1 से लेके 10 तक नंबर। क्यों? क्योंकि हर टेबल में मेरे को 1 से लेके 10 तक की टेबल प्रिंट करनी। 1 से लेके मतलब 10 तक इंटू करना है। 5 की टेबल में प्रिंट कर रहा हूँ, 5 को पहले 1 से इंटू करूंगा, 5 को फिर 2 से करूंगा, 5 को फिर 3 से इंटू करूंगा, 5 को फिर 4 से इंटू करूंगा। मानते हो? तो एक चीज कॉमन रहने वाली है हर टेबल में 1 से लेके 10 तक। तो क्यों ना मैं एक रेंज सेटअप कर देता हूँ 1 से लेके 10 तक की। हो गई रेंज सेटअप। अब 1 से लेके 10 तक मेरे पास नंबर आ रहे हैं आई के अंदर। अब बस करना मुझे कुछ नहीं है, मुझे एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करना है, और मैं यहां पे लिखूंगा n, नंबर जो भी है उसको मैं इंटू करूंगा, किससे? i से इंटू करूंगा, और उसका रिजल्ट प्रिंट करूंगा n इंटू आई। ध्यान से देखो इस लाइन को, ये बस एक लिखने का तरीका है। मैंने एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करी, n में बार बार वही नंबर आता जाएगा जो भी मैंने इनपुट लिया है, 5 हो 7 हो 10 हो। i के अंदर बार बार आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल्स टू के बाद जो रिजल्ट प्रिंट होने वाला है उसमें मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन करूंगा हर नंबर का। n का i से करूंगा। सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, 5 इंटू 1 कितना होता है 5। सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा दूसरे इटरेशन में i की वैल्यू होगी 2, तो 5 इंटू 2 कितना होगा, 5 2 10 हो जाएगा, 5 3 से फिर क्या होगा 15 होगा। तो अगर मैंने इसको रन कर दिया और मैंने लिख दिया 5, तो इस तरीके से देखो ध्यान से 5 की पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी। कितना अच्छी लग रही है टेबल और कितने स्मूथली प्रिंट हुई है। क्या भैया किसी भी नंबर की कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तुम्हें मान लो भाई करनी है 14 की टेबल प्रिंट, ये देखो 14 की पूरी एकदम बराबर अच्छी तरीके से पूरी टेबल प्रिंट हो गई। तुमने बोला भैया 14 की तो भाड़ में जान दो, अपन करना चाहते हैं सीधे 89 की टेबल प्रिंट। लो भाई हो गई 89 की टेबल प्रिंट। अरे भैया यार अब आप इतना ही आगे बढ़ रहे हो तो क्यों ना 1 6 7 8 9 3 की टेबल प्रिंट करी जाए, इतने बड़े नंबर की। ले हो गई पूरी टेबल प्रिंट। सो दिस इज हाउ यू प्रिंट अ टेबल, दैट्स इट, इजी एंड इनफ फंक्शन। सिर्फ 3 लाइन के अंदर तुम इस तरीके का कोडिंग कर सकते हो। और मजाक सेट के बता रहा हूँ, लोग अपनी जर्नी में इस वाले क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते, सीरियसली नहीं कर पाते, क्योंकि वो पूरा बेसिक्स तो पढ़ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है लूप कैसे वर्क करता है, लेकिन उन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता लगता, लॉजिक नहीं बिल्डअप होता। तो इसलिए ये वीडियो को ध्यान से देखो और पूरा लॉजिक बिल्डअप करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन, जल्दी से बढ़ते हैं आगे। सम अप टू एन टर्म्स। भाइयों फिर से एक और बार बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो। ये जो चीज़ है ना सम अप टू एन टर्म्स, इसका बहुत 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 ज़्यादा यूज़ आने वाला है। आने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, आने वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसी चीज़ का यूज़ आएगा, सम अप टू एन टर्म्स। क्यों? क्योंकि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर प्रोग्रामिंग। जब भी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ तो काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे बहुत बंच ऑफ नंबर्स होते हैं, उन सबको सम करना पड़ता है। मेरे पास 10 नंबर है, इन 10 नंबर का सम करके दो। तो अब कैसे करें, क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? बहुत ईजी अप्रोच होती है किसी भी नंबर्स का सम करने की। सबसे पहले तो अपन को पूछा गया है एन टर्म तक सम करना है। तो मान लो n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, ये तो सबसे पहली अप्रोच होती है बेसिक सी, और इसके मैंने लिख दिया प्लीज टेल योर नंबर, जो भी नंबर वो बताएगा मैंने लिख दिया। अब करना क्या है ना इस क्वेश्चन में, मुझे इस नंबर तक का सम चाहिए। मान लो सामने वाले ने दिया 5, ठीक है, n की वैल्यू कितनी दी 5, तो मुझे करना क्या है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सम अप टू n टर्म्स, और इसको कहीं पे सेव कर देना है, ठीक है। तो अब ये सब भैया मैं खुद से तो लिख नहीं सकता, तो ऐसा क्या करूं जिससे ये सब चीज़ें सम हो जाए और सेव हो जाए। अब बहुत ध्यान से सोचना, ठीक है।
इस चीज़ को करवाने से पहले मैं थोड़ा सा और एक चीज़ और कवर करूँगा, दैट इज रीअसाइनिंग ऑफ वैल्यू। ए इज इक्वल्स टू 12 है, मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए, क्या प्रिंट होगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 12 प्रिंट होगा। आई होप ये वाली चीज़ तो पता ही है। लो 12 प्रिंट हो गया। वॉट इफ ए इक्वल्स टू 12 के बाद मैंने लिख दिया ए इज इक्वल्स टू 14, क्या होने वाला है बताओ, क्या प्रिंट होगा? साला भैया दोनों वेरिएबल सेम है, ए पहले आपने 12 लिखा अब 14 लिखा, अब क्या प्रिंट होगा? ऑब्वियसली 14 प्रिंट होगा। ये लो रन कर दिया मैंने, तो क्या प्रिंट हुआ? 14 प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ भैया? जब भी अपन को किसी वैल्यू पे कुछ भी रीअसाइन करना पड़ता है तो अपन को बस इक्वल्स टू लगा के नई वैल्यू डाल देनी होती है, ठीक है। अब बहुत 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 ज़्यादा ध्यान से देखना, व्हाट इफ मैं एक और नई वैल्यू बना रहा हूँ ए ही में, और ए के अंदर ही मैंने प्लस कर दिया ए +5। होने के वाला है, जैसे ही मैंने ए बनाया तो सबसे पहले तो उसने देखा कि भाई पुराना वेरिएबल है, उसके बाद मैंने इक्वल करा तो उसको पता चल गया भाई कुछ नई वैल्यू असाइन होने वाली है, ठीक है। अब नई वैल्यू क्या असाइन होने वाली है? मैंने लिख दिया a+5। तो ये करेगा क्या कंप्यूटर? जो पुरानी वैल्यू थी 12 की वो उठाएगा यहाँ पे ए में और उसमें +5 कर देगा। तो 12 + 5 कितना होता है जल्दी बताओ? 12 + 5 होता है अपना 17, होता है कि नहीं होता? तो अब अगर मैंने इसको रन किया तो अपनी वैल्यू क्या आएगी? 17। सो दिस इज हाउ यू रीअसाइन समथिंग। चलो ठीक है, मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू a+1, तो क्या होगा? 12 की जगह 13 हो जाएगा। फिर मैंने फिर से लिखा a इज इक्वल्स टू a+1, फिर से मैंने क्या कर दिया? +1 की जगह मैंने कर दिया a इज इक्वल्स टू a+2 कर दिया। तो अब क्या होगा? 13 हो चुका था यहाँ तक, 13 के बाद हो जाएगा 14 और 15, 2 और बढ़ जाएगा। लो भैया 15 हो गई। चलो ठीक है, मैंने कर दिया a इज इक्वल्स टू a+3। अब क्या होगा? 15 के बाद हो जाएगा 16, 17, 18 हो जाएगी वैल्यू। मैंने इसको रन किया, कितनी हो गई? 18 वैल्यू हो गई। ठीक है भैया, लास्ट चीज कर रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू a+4। बताओ क्या होने वाला है? 18, 19, 20, 21, 22 और 4 ऐड हो जाएगा ए के अंदर। बिल्कुल सही, ये लो हो गया 22 हो गई वैल्यू। तो भैया ये तो ठीक है, मैं समझ गया। तो ये आपने क्यों बताया? बहुत ध्यान से देखना होने क्या वाला है। मैंने ए की वैल्यू कर दी 0, ठीक है। 0 + 1 कितना होगा? 1। 1 + 2 कितना होगा? 3। 3 + 3 कितना होगा? 6। 6 + 4 कितना होगा? 6 + 4 10। अगर मैंने इसको रन किया तो वैल्यू कितनी आई? 10। और तुम ध्यान से देखो, मैंने करा कुछ नहीं है। 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है? 10 होता है। तो मैंने एक वेरिएबल का सहारा लेके बार बार उसी के अंदर नए नए नंबर्स को मैं ऐड करता गया और उन सारे नंबर्स को ऐड करके मैंने ए के अंदर सेव कर दिया। इतना काम, और जब ए के अंदर सेव कर दिया और मैंने आखिरी में जब ए को प्रिंट किया तो कितना आई वैल्यू? 10 आई। सो दिस इज हाउ यू गोना डू दिस। अब होता क्या है ना भैया, मैं 1 से लेके 4, 1 से लेके 5 तक तो ऐसे ही लिख दूंगा, लेकिन व्हाट इफ मेरे को सामने वाले ने बोल दिया 1 से लेके 100 तक का सम करो, अब वो कैसे करूंगा? तो उसके लिए मैं एक लूप का यूज करूंगा। देखो हर बार ए की एक लाइन लिखना है, a इक्वल्स टू a+, और उसके बाद ये जो है बस इस वैल्यू को अपने को चेंज करता जाना है। तो कैसे करूंगा? एक लूप का यूज करूंगा। अब देखते हैं भाई लूप का मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। बहुत ही इजीली मैंने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल्स टू n, तो है ही मेरे पास n, और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ भाई। मैंने बस एक वेरिएबल बनाया sum करके इक्वल्स टू 0। सम वेरिएबल एक 0 बन जाएगा और इसी के अंदर मैं बार बार नई वैल्यूज को ऐड करते जाऊंगा। जैसे मैं a में ऐड कर रहा था वैसे अब सम में ऐड करूंगा, ठीक है। अब n नंबर तक करना है तो मैंने लिख दिया फॉर i इन रेंज ऑफ 1 से स्टार्ट करो भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर से 0 से स्टार्ट नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करो और जाओ कहाँ तक? n+1 तक। तो मान लो सामने वाले ने 10 तक दे तो 1 से लेकर 10 तक ही लूप चल जाएगा, ठीक है। अब मुझे करना कुछ नहीं है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। क्यों? देखो सम इक्वल्स टू सम तो बार बार सेम रहेगा। जैसे मैं पिछले में दिखाया था ना, a इज इक्वल्स टू a+, बार बार a और a सेम रह रहा था, वैसे सम हर बार सेम रहेगा। लेकिन जो i है, i की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी। i की वैल्यू सबसे पहले होगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जहां तक मैंने n की रेंज देके रखी तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। सो काफी ज्यादा आसान तरीके से अपन सभी नंबरों का सम कर सकते हैं, और वो कहाँ से हो जाएगा? इस सम के अंदर। और हाँ एक चीज और भाई, बहुत ज्यादा ध्यान रखना इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन मतलब ये दिख रहा है ना, ये 5 स्पेसेस में छोड़ के चल रहा हूँ। कभी भी किसी लूप के अंदर अपन 5 स्पेसेस छोड़ के काम करते, तो इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। और अगर तुम्हारे को कोई भी डाउट आए ना तो एक काम करना, तुम कमेंट में डाल देना उस क्वेश्चन को कि यार भैया यार ये देखो यार, ये मैंने सेम चीज़ लिखी थी। देखो होता क्या है ना, बार बार ऐसा लगता है कि यार मैं तो बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ, क्यों एरर आ रहा है? तो तुम इसे कमेंट में डाल देना, तो कोई ना कोई तो उसको सॉल्व कर ही देगा। अगर कोई ना कर पाए तो मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिंट सम।
अब मैं इसलिए बोल रहा था इंडेंटेशन का, क्योंकि पता है लोग क्या करते हैं, इस प्रिंट को इस फॉर लूप के अंदर लिख देते हैं। अगर तुम फॉर लूप के अंदर किसी एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे तो बार बार वो चलेगा, बार बार प्रिंट होगा, लेकिन मुझे तो फाइनल आखिरी में एक सम चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, बाहर प्रिंट कर दिया सम को। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, प्लीज टेल योर नंबर, मैंने लिखा 10 और मैंने रन किया तो आंसर कितना आया, 55 आया। आई होप समझ आए। और प्लीज़ 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 गाली देने से पहले एक बार खुद देखना कि किस तरीके से तुमने गलत लिखा है या फिर सही लिखा है, क्योंकि जब तुम क्वेश्चंस को टीपते हो या फिर कॉपी करते हो या फिर उनको खुद से करने की कोशिश करते हो और तुमसे नहीं बनता, तो तुम्हारे अंदर एक एग्रेशन आता है कि यार साला मैंने सेम लिखा है, मैंने सेम चीज़ करी, क्यों नहीं बन रहा मेरा क्वेश्चन, मेरे में क्या गलती हो रही है। ध्यान से देखो, देखो लोग क्या करते हैं, मैं गलतियाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो फॉर आई इन रेंज के बाद सम को बाहर लिख दिया सम को बाहर, ये रन किया, इंडेंटेशन एरर आ गया, तो इसका ध्यान रखना कि अंदर होना चाहिए। करते क्या है, ये प्रिंट को सम के अंदर रख दिया। अब क्या होगा भाई, बार बार प्रिंट भी होता जाएगा। मान लो मैंने लिख दिया 10, तो ये हर बार क्या हो रहा है, देखो 1 3 6 10 15 21 हर बार प्रिंट होता जा रहा है सम। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और देख के करना क्वेश्चंस को, तभी बनेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा, ये था 4th क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी सवाल बन गया भैया। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, अगर तुमसे बनते आ रहे हैं ना तो 1 नंबर। ठीक है, 5th क्वेश्चन है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये क्वेश्चन बहुत गजब का है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि अभी अभी याद करो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ दिखाई थी, ये स्ट्रॉन्ग नंबर प्रोग्राम। तो स्ट्रॉन्ग नंबर प्रोग्राम में देखो फैक्टोरियल निकालना पड़ रहा है, 1 का 4 का 5 का, तो समझो कहीं ना कहीं ये बहुत यूज़ आने वाला है। चलो देखते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैसे निकलता है। अगर तुम्हें नहीं पता व्हाट इज अ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, जैसे मेरे को सम करना था ना 1 से लेके सारे नंबर्स तक का, वैसे ही मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। फैक्टोरियल पहले देख लो दिखता कैसे, ऐसा ऐसा, ये एक साइन होता है, दिस इज फैक्टोरियल। तो अगर मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो पता है क्या होगा 5 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका आंसर आएगा 1 2 5। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल। हाँ, और ज़रूरी नहीं है 5 से स्टार्ट करें, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे भी लिख सकते हो, बस बहुत ईजी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अभी अभी मैंने देखा था कि भाई मैं कैसे किसी एक वेरिएबल के अंदर बार बार किसी का सम स्टोर करके रख सकता हूँ। तो यार किसी वेरिएबल के अंदर मैं सबका मल्टीप्लिकेशन भी स्टोर करके रख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, n इक्वल्स टू इंट इनपुट प्लीज टेल योर नंबर। लियो भाई नंबर पूछ लिया, और अब करना क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा FACT फैक्ट। मैंने क्या लिखा, फैक्ट। फैक्ट इक्वल्स टू 0। जैसा मैंने पहले सम का किया था वैसे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे एक एरर आएगा, मेरे को पता है वो एरर और शायद से तुम्हें भी पता है, लेकिन अगर तुम्हारे को नहीं पता तुम्हें फाइंड आउट करना है एरर क्या आने वाला है। ठीक है, एरर नहीं आएगा, आंसर गलत आएगा और तुम्हें फाइंड आउट करना आंसर क्यों गलत आ रहा है। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 से स्टार्ट करना है, जाना कहाँ तक है, n+1 तक। वही बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा, 1 से स्टार्ट करके उसी नंबर तक चले जाऊंगा और मैं क्या कर दूंगा, उन सबका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। किसके अंदर, फैक्ट के अंदर। फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। क्यों, क्योंकि इस बार मेरे को फैक्टोरियल निकालना है और फैक्टोरियल में हमेशा क्या यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है। तो अगर मैंने ये रन कर दिया और फाइनली मैंने लिख दिया प्रिंट फैक्ट, तो भैया आंसर हो जाएगा। आंसर आ गया बस, और क्या। यहाँ पे पता है आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आंसर आएगा 0। और शायद से तुम लोगों को पता चल रहा होगा क्यों 0 आएगा। अगर नहीं पता लग रहा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ये देखो 6 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 6 का फैक्टोरियल होता है 720। 5 का फैक्टोरियल अभी निकाला था 125, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। साला ऐसा क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि मैंने फैक्ट की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 0। कितनी दे के रखी है, 0 दे के रखी है। और फैक्ट की वैल्यू अगर 0 दे के रखी है, मान लो n की वैल्यू आई 1 से लेके मतलब 5 दी थी, तो 1 से लेके 5 तक मेरा लूप चलेगा और हर बार 1 इंटू होगा, 2 इंटू होगा, 3 इंटू होगा, 4 इंटू होगा और 5 इंटू होगा। सारे नंबर्स इंटू होंगे, लेकिन कहाँ इंटू हो रहे हैं, फैक्टोरियल के अंदर। कितनी होगी वैल्यू, 0 0, फिर इंटू करूंगा 2, कितनी होगी वैल्यू 0, फिर इंटू 3 करूंगा फिर से कितनी हो जाएगी 0। तो ऑब्वियसली किसी भी नंबर में अगर अपन 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बार बार वैल्यू क्या होती जाती है, 0। और यहाँ पे ये है ना, ये फैक्टोरियल, इसी में अपन इंटू करते जा रहे हैं। तो इसलिए अपने को फैक्ट की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, अपने को रखनी पड़ेगी 1, दैट्स इट। और अगर 1 रखती तो अपन इसको ईजिली रन कर सकते हैं। और ये लो कितना हो गया, 6 का फैक्टोरियल 720, और अगर 5 का देखूंगा कितना आएगा 120,
और अगर अब मैं बात करूं मान लो 10 का फैक्टोरियल बहुत बड़ा आता है, सोचो ना सब में इंटू करते जा रहे हैं, ये देखो 3628800। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल। अच्छा चलो एक काम करते हैं और बहुत ही बड़ा फैक्टोरियल चूज करते हैं। मान लो मेरे को करना है 150 का, बहुत बड़ा आने वाला है। दिस इज द फैक्टोरियल। ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये सिर्फ एक नंबर है और ये पूरा फैक्टोरियल है अपने एक इस ओरिजिनल नंबर का। यार 150 से और ऊपर जाते हैं, 1000 जाते हैं, बस मेरा सिस्टम ना फट जाए। और भाई साहब सो दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 1000। समझ गए? एक बार अपना सिस्टम पे करना 1 लाख का फैक्टोरियल चेक। मैं तो नहीं करूँगा, मेरे को डर लगता है भाई सिस्टम क्रैश ना हो जाए मेरा, अभी मैं वीडियो पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ख़राब ना हो जाए, दैट्स वाई। तो तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना। दैट्स इट, हो गया अपना काम। तो 5th क्वेश्चन दैट इज़ अबाउट फैक्टोरियल ये भी कंप्लीट हो गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फैक्टोरियल। अब आ गया भाई थोड़ा सा अपन एडवांस क्वेश्चन पे, ठीक है। एडवांस क्वेश्चन इसलिए करेंगे क्योंकि तभी समझ आएगा भाई कैसे लूप्स और वर्क करता है, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन है प्रिंट ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। फैक्टर्स, चलो देखते हैं फैक्टर्स कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले तो अगर तुम्हें नहीं पता व्हाट आर फैक्टर्स तो शेम ऑन यू, मजाक कर रहा हूँ, नॉट शेम ऑन यू ऑब्वियसली, क्योंकि होता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। इनफैक्ट जब मैं 6th या 7th क्लास में था, इवन आई डोंट नो फैक्टर्स क्या होते थे। एक बार मेरे को आज भी याद है, मेरे को प्राइम नंबर नहीं पता था यार। 8th क्लास में ही मम्मी मेरा स्कूल चेंज करवाना चाह रही थी, तो मेरे वो हुआ इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यूअर ने सामने से पूछा कि जल्दी से बताओ व्हाट आर प्राइम नंबर्स। मैं वहाँ पे इवन नंबर बताया 2 4 6 8 10। उन्होंने बोला कि अगली बार मत लाना स्कूल में इसको। तो यही हुआ था। तो सबसे पहले तो क्लियर कर लेता हूँ व्हाट आर फैक्टर्स, फिर अपन उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना फैक्टर्स क्या होते हैं। कोई भी नंबर की बात करूं जैसे 12 के नीचे जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 खुद 12 से नीचे और खुद के जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर उनमें से किसी भी नंबर ने 12 को डिवाइड कर दिया वो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। मतलब जैसे कि 1 क्या 12 को डिवाइड कर सकता है? हाँ कर सकता है, 1 12 12 होता है। फिर आता है 2, क्या 2 12 को डिवाइड कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, 2 6 12। क्या 3 कर सकता है? 3 4 12। क्या 4 कर सकता है? हाँ 4 3 12। क्या 5 कर सकता है? नहीं 5 नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 5 की टेबल में 12 आता ही नहीं है, तो 5 उसका फैक्टर नहीं हुआ। क्या 6 कर सकता है? हाँ कर सकता है। 7 नहीं कर सकता, 8 नहीं कर सकता, 9 नहीं कर सकता क्योंकि इन सब की टेबल्स में 12 नहीं आता, 10 नहीं कर सकता, 11 नहीं कर सकता, फाइनली फिर 12 कर सकता है क्योंकि 12 की टेबल में खुद 12 आ जाता है। सो दीज आर हाउ वी क्रिएट फैक्टर्स, बहुत ईजी। तो लेट्स से 8 के चेक कर रहा हूँ, तो 8 का सबसे पहले एक 1 तो देखो सबका फैक्टर होता है क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। 1 के बाद में अगर बात करूँ 2 की, हाँ भाई 2 भी एक फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि 2 4 8 होता है। क्या 3 की टेबल में 8 आता है? नहीं आता, तो 3 मेरा फैक्टर नहीं है। 4 यस मेरा फैक्टर है। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, और फाइनली कौन सा नंबर आता है? 8। दैट्स इट, ये रहे मेरे फैक्टर्स। एक और नंबर, फाइनल नंबर की बात कर रहा हूँ 13। 13 की टेबल में आता है 1 बिल्कुल, हाँ 13 की मतलब 1 की टेबल में 13 आता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे के सारे नंबर्स की टेबल में कहीं पे भी तुम्हें 13 नहीं दिखेगा। सीधे कौन सा नंबर आएगा फिर से? 13। तो तुम देख सकते हो सिर्फ 2 फैक्टर्स हुए। 7 के कितने फैक्टर होंगे? एक होगा 1 और एक होगा कौन सा? 7 खुद। इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होते। तो जिस भी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? प्राइम। और जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको अपन बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम और कॉम्पोजिट भी समझ आ गया और समझ भी आ गया फैक्टर्स कैसे देखे जाते हैं। तो भैया एक फंक्शन में अपन ऐसा पाइथन के प्रोग्राम में कैसे निकाल सकते हैं? भाई बहुत ईजी होता है। मान लो मेरे पास एक नंबर है 12, तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक लूप चलाना है 1 से लेके 12 तक, ठीक है। 1 से लेके 12 तक तुम्हारे को लूप चलाना है और हर बार नंबर को चेक करना है क्या 1 डिवाइड कर रहा है 12 को। इफ 12 mod 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर 12 की टेबल में, अगर 1 की टेबल में 12 आ जाता है तो मैं क्या लिख दूंगा? फैक्टर। फिर मैं 2 को चेक करूंगा, क्या 2 12 को डिवाइड कर रहा है। इफ 12 mod 2, अगर 12 डिवाइड हो रहा है 2 से और रिमाइंडर हमेशा 0 आ रहा है, मतलब सोचो ना 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 12, रिमाइंडर कितना आया? 0 अगर आ रहा है तो मैं बोल दूंगा, मेरा अलार्म बज गया, मेरे को मेडिसिन खानी है लेकिन कोई बात नहीं, तो मैं बोल दूंगा दिस इज व्हाट? अ फैक्टर। अगर मैं बात करूं 3 की, क्या 12 की टेबल में, अगर 3 की टेबल में 12 आ रहा है, 3 4 12, हाँ बिल्कुल आ रहा है, रिमाइंडर कितना बचा? 0, तो मैं बोल दूंगा दिस इज अ फैक्टर। क्यों? क्योंकि परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैंने 5 से डिवाइड किया इसको, 5
2 ज़ 10, रिमाइंडर कितना बचा, 2 का रिमाइंडर बचा, सो दिस इज नॉट अ फैक्टर। तो जब भी मेरे को फैक्टर्स के बारे में बात करनी है, जहां पे मेरे को 0 रिमाइंडर दिख गया दैट इज माय फैक्टर। बहुत ईजी, चलो भैया कर देते हैं। अपन को पता है एक लूप चलाना है 1 से लेकर 12 तक, चला देंगे। अपन को पता है मेरे को बस चेक करना है रिमाइंडर्स, कैसे चेक करना है, हर नंबर को डिवाइड करना है 12 से, अगर रिमाइंडर 0 आया दैट आर फैक्टर, नहीं तो नहीं। चलो ठीक है भैया, चेक कर लेते हैं, ले n इक्वल्स टू इंट इनपुट प्लीज टेल योर नंबर। यार ये प्लीज बोलने की बहुत गंदी आदत लग गई है, ठीक है। तो मैंने नंबर लिया और बस मैंने चेक किया, क्या मैंने लिखा, फॉर आई इन रेंज ऑफ n से स्टार्ट करूंगा, सॉरी 1 से स्टार्ट करूंगा और जाऊंगा कहाँ तक, n तक जाऊंगा, ठीक है, n+1 तक जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, क्योंकि मान लो 12 दिया, 13 दिया, 14 दिया, हर बार 1 से लेके उस नंबर तक तो मुझे जाना ही जाना है, ठीक है। अब मेरे को जो चीज चेक करनी थी, मेरे को हर बार रिमाइंडर चेक करना है, किस नंबर का किससे, हर बार मेरे को n को डिवाइड करना है अपने इन i से। i के अंदर क्या आ रहा है, i के अंदर आ रहा है, चलो मान लो जल्दी से मैं दिखा रहा हूं, मान लो n की वैल्यू क्या है, 12 है, मैंने चलाया 1 से लेके 12 तक लूप चलाया, तो i के अंदर क्या आएगा, 1 2 3 4 और ऐसे करके 12 तक आएगा। बस अब मुझे i को चेक करना है कि अगर i ने मेरे 12 को डिवाइड कर दिया तो मैं बोल दूंगा दिस इज अ फैक्टर। सही है, कैसे करूंगा मैं यहाँ पे, बहुत सिंपल, मैंने लिख दिया इफ स्टेटमेंट n मॉड i, n के अंदर क्या था, 12 था, और i के अंदर क्या है, मेरे हर बार एक एक सेपरेट 1 से लेके 12 तक नंबर आ रहे हैं। मैंने बोला अगर मेरे 12 को डिवाइड कर दिया मेरे ही नंबर ने, जैसे 1 ने, 2 ने, 3 ने, और उसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैं क्या बोल दूंगा, प्रिंट i, वो नंबर को तुम प्रिंट कर दो। और अगर नहीं कर रहा है डिवाइड तो कुछ भी मत करो, छोड़ दो, खाली छोड़ दो, ठीक है। तो ये बन चुका है, पता है क्या, तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो ध्यान से देखो, रन किया, नंबर बोला 12, 12 के क्या फैक्टर आ रहे थे, 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, 4 आ रहा था, 6 आ रहा था और 12 आ रहा था, 1 2 3 4 6 और 12। चलो ठीक है, फिर मैं चेक कर सकता हूँ कि भैया 13 के तो सिर्फ 2 फैक्टर आते हैं, 1 और 13, ले भाई 1 और 13 आ रहा है, दैट्स इट, खत्म ब्रो। दिस इज हाउ यू सॉल्व अ क्वेश्चन। सिर्फ 4 लाइन का है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक सोचो। लॉजिक क्या था, तुमने नंबर लिया, 1 से लेके उस नंबर तक का लूप चलाया, हर एक नंबर को अपने नंबर से डिवाइड कर करके देखा, अगर डिवाइड हो रहा है तो मैंने लिख दिया भाई ये लो भाई, ये मेरा नंबर क्या है, ऑब्वियसली मेरा फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। सो दीज आर ऑल दी फैक्टर्स। और इसके थोड़ा और अच्छे बनाने के लिए तुम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और डाल सकते हो, ऑल दी फैक्टर्स आर, तुमने लिख दिया सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, हियर इट गोस 45, ओ 45, हाँ 45 का ही चेक कर लेते हैं। तो 45 के ऑल दी फैक्टर्स आर 1 3 5 9 15 और 45। पता है इसमें तुम एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पे एक फंक्शन होता है कॉमा एंड इज इक्वल्स टू नथिंग। एंड इज इक्वल्स टू नथिंग पता है क्या होता है, जो लाइन होती है ना, हर बार लाइन एंड होती है प्रिंट करने पे, मैं चाहता हूँ कि एंड में लाइन ना एंड हो, मैं क्या चाहता हूँ सीधा एंड में बस एक स्पेस आ जाए, तो इस तरीके से तुम स्पेस भी प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ तो नहीं करना है मुझे, यहाँ पे करना है प्रिंट कॉमा एंड इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्पेस। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा और मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना 45, तो ऑल दी फैक्टर्स आर 1 3 5 9 15 एंड 45। देखो एक लाइन में प्रिंट हो गया। और पता है ये सब चीज़ें ना बार बार अपन जो पूरे ट्यूटोरियल्स होते हैं उसमें पूरी सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन सीरीज में ऐसा भी होता है, तो मैं नई नई चीज़ें पता लगती जाएंगी, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा क्वेश्चन सीरीज़ को बिल्कुल मत छोड़ना आगे भी, तो इन सबको प्लीज़ अटेम्प्ट करते चलना। लेकिन अब जो छोड़ चुके हैं स्टार्टिंग से उनका क्या कर सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो आई होप तुम्हारे को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलो ठीक है भैया, तो फैक्टर्स तो समझ आ गया। एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक इफ इट इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। अ नंबर हुज सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ इज इक्वल्स टू नंबर। मतलब क्या, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरे को चेक करना है कि मेरा नंबर परफेक्ट है कि नहीं है। सो व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर कुछ भी नहीं होता, दिस 6 इज अ परफेक्ट नंबर। नाउ हाउ आर यू सेइंग 6 इज अ परफेक्ट नंबर? देखो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3 और एक खुद होता है 6, ठीक है। मुझे करना क्या है, अपने नंबर को छोड़ के, 6 को छोड़ के जो बचे हुए नंबर है उन सब का एडिशन करना है। एडिशन कैसे कर सकता हूँ? 3 + 2 + 1 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मेरे को सम वाला प्रोग्राम आता है, ठीक है, क्योंकि मैंने जस्ट पिछले वाले में किया, मैंने एडिशन किया और आंसर कितना आ रहा है 6।
तो जो मेरा ओरिजिनल नंबर था 6 और जो मेरा करंट नंबर है 6, दोनों के दोनों सेम है, तो मैं बोल दूंगा दिस इज अ परफेक्ट नंबर। आई होप तुम्हें समझ आया परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें सम करना है बहुत सारे नंबर्स का, तुम्हें आता है। तुम्हें अपने नंबर के फैक्टोरियल्स निकालने, तुम्हें आता है। बस हो गया काम भाई। अगर तुम्हें ये दोनों चीज़ें आती हैं तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे को फैक्टोरियल निकालने आते हैं, हाँ आता है। तुम्हारे को सम करना आता है, हाँ आता है। तो हो गया काम भाई। दिस इज हाउ अ प्रोग्राम वर्क्स। तुम्हारे को बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें समझनी पड़ेगी और उसके साथ एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। हैशटैग 6 के बाद #7। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर थक रहे हो बीच में तो छोड़ भी सकते हो, वापस से आ जाना, वापस से देख लेना, थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि एक बार में ही पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन। n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, करना क्या था अपने को, हाँ नंबर चेक करना है परफेक्ट है कि नहीं है। टेल योर नंबर, अब सॉरी अब मैंने प्लीज़ नहीं बोला। ठीक है, अब जो भी नंबर आएगा उस नंबर पे मेरे को चेक करना है। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ पता है कि मैं सारे फैक्टर्स निकाल के रख दूंगा। ठीक है, फैक्टर्स निकाल देता हूँ। तो फैक्टर्स निकालने के लिए फॉर आई इन, ऊपर जो पूरा लूप बनाया था वही करूँगा। फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 से स्टार्ट करके जाऊँगा n+1 तक। चलो भाई लो कर दिया 1, n+1। करना क्या है मेरे को, इसमें मेरे को सम नंबर्स का सम करना है। सम कैसे कर सकता हूँ, लेट्स से सम तो छोड़ो, सबसे पहले मैं फैक्टोरियल्स निकालना चाह रहा हूँ। तो फैक्टोरियल्स कैसे निकालूंगा, इफ जो ऊपर करा था सेम चीज, इफ n mod i इज इक्वल्स टू 0, मैं क्या कर दूंगा प्रिंट i, जस्ट पिछला वाला प्रोग्राम। ठीक है, मैंने रन किया, सारे नंबर बताओ 67 के सारे फैक्टोरियल आ गए, 1 और 67, क्योंकि 67 एक प्राइम नंबर होता है। 12 के सारे फैक्टोरियल आ गए, 1 2 3 4 6 और 12। तो चलो फैक्टोरियल्स तो निकाल लिए, लेकिन अब करना क्या है ना, मेरे को इन सब नंबर्स का सम करना है। तो सम कैसे कर सकता हूँ भाई, सम करना भी मैंने सीखा है, पता है कैसे, ऊपर एक वेरिएबल बनाऊंगा सम। अच्छा, और एक और गलती है, जो भी परफेक्ट नंबर होता है ना उसमें अपने को अपना खुद का नंबर को एक्सक्लूड करना है। मतलब अगर 12 का मान रहा हूँ ना, तो 12 के लिए मुझे 1 2 3 4 और 6 का सम करना है, लेकिन 12 को एक्सक्लूड कर देना है। 12 को क्या करना है, एक्सक्लूड। तो 12 को एक्सक्लूड करने के लिए मेरा जो लूप है मैं उसको 12 तक चलाऊंगा ही नहीं। मैं कहाँ तक चलाऊंगा, उससे एक कम 11 तक। तो 11 तक चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, n-1 तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ n लिख दिया वो ऑटोमेटिक -1 तक चलेगा। समझ आया क्या किया, नहीं आया, रिवाइंड करो 10 सेकंड पहले, जस्ट डबल क्लिक करो या फिर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे बैक वाला उस पे मतलब लेफ्ट वाला बटन दबाओ, 2 बार करो तो आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला। ठीक है, 2 से 3 बार देखना इस चीज़ को, तभी समझ आएगा। तो अब मैंने इसको रन किया और टेल योर नंबर बोला, मैंने लिखा 12। तो देखो 12 में आया 1 से लेके 6 तक। अब इन सब का मुझे क्या करना है, सम करना है। क्यों, क्योंकि परफेक्ट नंबर जानने के लिए मुझे सारे के सारे फैक्टोरियल्स का सम करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कर देता हूँ। मुझे पता है सम कैसे करते हैं, सम इज इक्वल्स टू 0। और जहां मैं प्रिंट कर रहा हूं, अब मुझे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे लिखना है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। बहुत ध्यान से इंडेंटेशन को देखना, इंडेंटेशन देखो, फॉर लूप चल रहा है, फॉर लूप के अंदर एक इफ स्टेटमेंट चल रहा है, इफ के अंदर एक और स्टेटमेंट चल रहा है जिसमें सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई हो रहा है। और फाइनली जब पूरी चीजें हो जाएंगी तो मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, सम। एक बार करके देख रहा हूँ सम प्रिंट क्या हो रहा है। मैंने इसको रन किया, टेल योर नंबर, मैंने लिखा 6 के सारे फैक्टोरियल्स का सम 6 आया, बहुत बढ़िया। मैंने लिखा 12 के सारे फैक्टोरियल का सम कितना आया, 16। अब तुम बोल रहे हो भैया 16 कैसा है, ये देखो 12 के क्या क्या फैक्टर थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था। 6 + 4 + 3 + 2 + 1 इज इक्वल्स टू 16। आया कि नहीं आया, दैट्स इट, हो गया अपना काम। दिस इज हाउ यू आर गोना डू दिस। अब लेकिन इसमें एक और चीज़ है, मेरे को बताना है कि मेरा नंबर स्ट्रांग है कि नहीं है। तो स्ट्रांग नंबर बताने के लिए बहुत ही इजीली मेरे को एक छोटी सी चीज़ करनी है। मेरे को यहाँ पे करना है इफ सम इज इक्वल्स टू माई ओरिजिनल नंबर। जो मेरा ओरिजिनल नंबर चल रहा था 6 और मेरा सम भी 6 आ गया, तो मैं बोल दूंगा दिस इज अ स्ट्रांग नंबर। मैंने लिख दिया प्रिंट यस दिस इज अ स्ट्रांग नंबर। ओके ठीक है, और एल्स प्रिंट नॉट अ स्ट्रांग नंबर। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज थोड़ी सी टफ होती है, अगर एक बार में ना आए समझ तो बार बार क्वेश्चंस को देखो, बार बार खुद से प्रैक्टिस करो, तभी बन सकता है। ठीक है, सो आई होप तुम्हारे को ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो। ठीक है, एक बार चलो रन करके दिखा दूँ, रन ही नहीं किया ना मैंने, सॉरी।
ये लो भाई, टेल योर नंबर 45। 45 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर क्योंकि उसके सारे जो फैक्टर्स थे उनका सम नहीं आ रहा था। 6 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, यस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ओके। फिर मैं बात करूंगा जैसे 24 की। 24 अपना स्ट्रॉन्ग नंबर होता है क्या? नहीं, नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। 28 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, यस। तुम्हें पता है पूरे अभी तक जितने भी ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं इसमें बहुत कम ही डिस्कवर हुए हैं, 4 या 5 ही कर पाए मैथमेटिशियंस डिस्कवर, क्योंकि काफ़ी ऐसे रेयर नंबर होते हैं जिनके सारे फैक्टोरियल्स को सम करो तो इतना आ जाता है, ठीक है। तो हेयर वी गो, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। और तुम समझ रहे हो ना अपन अपना नंबर को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं इसमें, क्योंकि अगर अपन ने अपने नंबर को ही इंक्लूड कर लिया तो कैसे सम आ सकता है सब चीज़ों का। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट एक्सक्लूडिंग इट, ठीक है। 7th भी हो गया, 6th भी हो गया। नाउ 8th क्वेश्चन इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, प्राइम नंबर और नॉट। पता है लोग ना इस क्वेश्चन से डरते हैं। डरते क्योंकि उन्हें पता नहीं कि भाई प्राइम नंबर को कैसे चेक किया जाता है, कैसे हम निकालने कि मेरा नंबर प्राइम है कि नहीं है। दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, मजाक से हट की ईजी क्वेश्चन है। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों। भाई देखो, अभी अभी मैंने बताया था मेरे को बस मेरे फैक्टर्स जानने हैं। अगर मेरा फैक्टर सिर्फ 2 है तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। अगर मेरे फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? मेरा कॉन्सोनेंट नंबर हो जाएगा। कॉन्सोनेंट बोल रहा हूँ, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को, तो अपना हो जाएगा कौन सा? प्राइम की जगह कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। तो चलो यही चेक कर लेता हूँ। तो अगेन मुझे करना क्या है, फिर से मुझे अपने फैक्टोरियल्स का यूज़ करना है। अब मुझे उन फैक्टोरियल्स को काउंटिंग करनी है कि कितना काउंट हो रहा है। अगर मेरा काउंटिंग आई 2 फैक्टोरियल्स की तो मैं बोल दूंगा दिस इज अ प्राइम नंबर। अगर मेरे फैक्टोरियल की काउंट 2 या 2 से ज़्यादा आ गई, सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 से ज़्यादा आ गई तो मैं बोल दूंगा दिस इज अ कॉन्सोनेंट नंबर, ठीक है। मैं कॉन्सोनेंट क्यों बोल रहा हूँ? प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सॉरी, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। तो चेक करने के लिए सिंपल एक खेल खेलना है मुझे। अगेन बार बार मैं एन मांगना ही रहता है तो उससे अच्छा मैं ऊपर से ही मांग लेता हूँ ना यार एन। ये लो, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ भाई मैं, कॉपी पेस्ट, देख रहे हो कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। मारो इस लड़के को, मतलब मारना मत ठीक है। तो मैंने ले लिया टेल योर नंबर एन के अंदर, और बस अब मेरे को चेक क्या करना है, इफ क्यों लिख रहा हूँ, मेरे को लूप चलाना है फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 से लेके n तक, ठीक है, n+1 तक, ठीक है। और मुझे करना क्या है, बस काउंट करना है। काउंट क्या करना है, कितने इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। पहले फैक्टर्स को प्रिंट कर लेते हैं फिर उसको काउंट भी कर लेंगे। प्रिंट करके देखें, वही ऊपर जैसे फैक्टर निकाला था वैसे ही, इफ n mod i इज इक्वल्स टू 0, मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट i, दैट्स इट। ये रन किया, नंबर बोला 12। 12 क्या है, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे फैक्टर्स आ गए। अब करना क्या है, मुझे प्रिंट नहीं करना, मुझे इन्हें काउंट करना है। तो जैसे मैं सम करता था ना, हर एक नंबर को सम में सेपरेटली सम करता था वैसे ही काम करूंगा काउंट का, लेकिन काउंट में हर बार +1 करूंगा, प्लस आई नहीं करूंगा। क्या करूंगा, +1, क्योंकि देखो काउंट की वैल्यू हो गई 0, एक बार +1 किया कितनी हो गई 1, फिर एक और बार +1 की कितनी हो गई 2, फिर +1 किया कितनी हो गई 3, फिर +1 की कितनी हो गई 4, और ऐसे ही करके +1 करता जाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया, COUNT, काउंट एक वेरिएबल बनाया COUNT, और उसकी वैल्यू क्या रखती मैंने, 0, ठीक है। जैसे ही मुझे एक वेरिएबल मिलेगा वो इफ के अंदर ही मिलेगा क्योंकि मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो प्रिंट करने की जगह मुझे बस कुछ नहीं करना है, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, दैट्स इट, हो गया, काम हो गया। और अगर मैंने काउंट प्रिंट किया तो तुम देख सकते हो, ध्यान से देखो, 12 के कितने आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 आ रहे थे, तो 6 प्रिंट होना चाहिए। लो मैंने कहा टेल योर नंबर 12, 6 आ गया, ठीक है। 13 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 13 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, 1 और 13। मैंने लिखा यहाँ पे टेल योर नंबर 13, आ गया सिर्फ 2। 5 के कितने फैक्टर होते हैं, 5 भी एक क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ले लो 5, ले लो 2 आ गया। सो दिस इज हाउ यू गोना डू इट। मेरे को पता है काउंट क्या होगा, तो मैं यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ काउंट इज इक्वल्स टू 2। अगर काउंट की वैल्यू 2 आ गई तो मेरा नंबर क्या है, प्राइम है, प्राइम नंबर। एल्स अगर 2 नहीं आ रही तो क्या होगा, प्रिंट कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, बस, ठीक है, काम हो गया अपना। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होने वाला है, ये देखो, टेल योर नंबर, लेट्स से 13 आ गया प्राइम नंबर। लेट्स से मैंने कोई सा और नंबर दे, जैसे 12,
तो आ जाएगा कॉम्पोजिट नंबर, हो गया काम। सो दिस इज हाउ यू डू दीज क्वेश्चंस। आई होप तुम्हारे को समझ आ रहा है। देखो वीडियोस का क्या फ़ायदा होता है तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस रिवाइंड करना है, दैट्स इट। रिवाइंड करके देखते जाओ और होता जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है ना, हमने ये सोचा था हम इस यूट्यूब चैनल पे इस तरीके से डालेंगे, हर एक क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। अबे इतना टाइम नहीं है यार किसी के पास, सबको एक बार में एक क्वेश्चन की सीरीज दो, पूरे निपटाएंगे, ख़त्म करेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो दैट्स वाई एक ही वीडियो में अपन सारे मेन क्वेश्चंस को निपटाते जा रहे हैं, और तुम्हारे को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं दे दूंगा, खुद से दूंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा पक्का। कौन सा सवाल था, 7वां 8वां, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन 8 डन, चलो बहुत बढ़िया। अबे यार 128 लाइन का कोड लिख दिया यार अपन ने, भाई साहब बढ़िया है। अगर तुम भी साथ में लिखते जा रहे हो तो मेरी तरफ से रख लो, ठीक है। गे वाली फील मत लेना, प्यार से दे रहा हूँ। चलो अगली चीज़ करते हैं। अगला है 9th क्वेश्चन एंड देन 10th क्वेश्चन। सेपरेट ईच डिजिट्स, दिस इज समथिंग एल्स। मैं 2 मिनट टॉयलेट ब्रेक लेके आ रहा हूँ, ठीक है, वेट करना मेरा। तो चलो अब जो 9th क्वेश्चन है ना, वो बहुत अलग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अपन डिजिट्स की बात करने वाले हैं। अब डिजिट्स की कैसे बात कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ क्यों अलग क्वेश्चन है। अभी तक तुमने देखा होगा मैं वाइल लूप का यूज़ ही नहीं कर रहा था, हर जगह सिर्फ फॉर लूप फॉर लूप फॉर लूप फॉर लूप। भैया यार क्या वाइल लूप यूज़ नहीं होगा क्या? अब होगा वाइल लूप यूज़, समझना कैसे, क्यों होगा, क्या तरीका है। चलो, सेपरेट ईच डिजिट ऑफ अ नंबर एंड प्रिंट इट ऑन द न्यू लाइन। काफ़ी ज़्यादा आसान सा सवाल है। मतलब मेरे पास एक नंबर है, ये लो भाई, नंबर 1 2 एंड 3, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें हर एक डिजिट को सेपरेट करना है, 1 2 और 3 इस तरीके से प्रिंट करना है, ठीक है भैया, कर सकते हैं क्या भैया? ऐसा कुछ वो है क्या, मैंडेटरी है क्या कि सीधे से उल्टा प्रिंट करें, उल्टे सीधा? कोई दिक्कत नहीं, तुम 3 2 1 ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, लेकिन हर बार एक नई लाइन पे प्रिंट होना चाहिए। अब सबसे पहली शर्त क्या है इसकी, तुम अपने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं बाद में बताऊंगा क्यों स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके करना आसान होता है, क्योंकि स्ट्रिंग में तुम नंबरिंग दे सकते हो, वो स्ट्रिंग की पूरी में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें तुम सब चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ तुम नहीं कर सकते। फिर भैया ऐसा क्या करें कि जिससे 3 2 1 प्रिंट हो जाए नंबर्स का? देखो कर क्या सकता हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखना। ये रहे मेरे नंबर्स, मेरे को हर एक नंबर को सेपरेट करना है, ठीक है। सेपरेट कैसे करना है? सेपरेट करने के लिए मैं अगर अपने 1 2 3 नंबर को कर रहा हूं मॉड 10, क्या कर रहा हूं मैं? मॉड 10 कर रहा हूं। तो मॉड 10 से क्या होगा, मैं डिवाइड करूंगा 10 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिख दूंगा। तो चलो ठीक है, मैं देखता हूं 123 पे मैं अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा क्या रिमाइंडर आ रहा है। 10 इंटू 12 होता है कितना? 120, बचा कितना? 3 इज माई रिमाइंडर। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 आ गया। चलो ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपने नंबर को फ्लोर डिवाइड करूंगा 10 से। किससे डिवाइड करूंगा? फ्लोर डिवीजन ऑफ 10। इफ यू डोंट नो व्हाट इज अ फ्लोर डिवीजन एंड व्हाट इज नॉर्मल डिवीजन, तो मैं तुम्हें आंसर दिखाता हूं दोनों के, ठीक है। अगर तुमने 123 को सिर्फ डिवाइड किया 10 से, सिंगल डिवीजन मतलब एक सिंपल एक स्लैश लगाया, तो इसका आंसर आएगा 12.3 आएगा, 12.3। लेकिन अगर तुमने 123 को फ्लोर डिवीजन कर दिया 10 से, फ्लोर डिवीजन ऑफ 10, तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जो भी पॉइंट की वैल्यू आती है उसको कर देता है गायब। तो आंसर क्या बचा? आंसर बचा सिर्फ और सिर्फ 12। बचा कि नहीं बचा? आई होप तुम्हारे को ये चीज समझ आई। तो आखिरी का एक डिजिट हट गया 3 का, तो मैं करने वाला हूं 1 2 3 को फ्लोर डिवीजन ऑफ 10, क्या आया? 12 आया, ठीक है। अब इस नंबर को फिर से मैं उठाऊंगा और मैं क्या करूंगा? मॉड 10, ठीक है। मॉड 10 किया, क्या निकल के आया? 2 निकल के आया, ठीक है। फिर मैं 12 को क्या करूंगा? फ्लोर डिवीजन ऑफ 10, मतलब जो मेरा ओरिजिनल नंबर है ना, उसी को मैं बार बार फ्लोर डिवाइड करता जाऊंगा। फ्लोर डिवाइड करा, क्या आया? 1 बचा। फिर इस नंबर को उठाऊंगा और मैं लिखूंगा 1 मॉड 10। अब तुम बोलेगा भैया 1 मॉड 10 का क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा। देखो ना, 1 डिवाइडेड बाई 10, 10 जीरो जा जीरो, बचा कितना? 1 ही आया रिमाइंडर, तो इसका आंसर आएगा 1। और फिर से मैं 1 को क्या करूंगा? फ्लोर डिवीजन ऑफ 10, 1 फ्लोर डिवीजन ऑफ 10, इसका आंसर आएगा 0। और जहां मुझे 0 दिख गया, मैं वहीं के वहीं पे अपनी कहानी रोक दूंगा, और जो ये नंबर आ रहे थे ना 3 2 1, इनको बस मैं क्या कर दूंगा? प्रिंट कर दूंगा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो 1 2 3 जो मेरा नंबर था, उसके मैंने हर एक डिजिट को सेपरेट किया और उनको प्रिंट कर दिया 3 2 1, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो बेसिक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चलो। मॉड क्या करता है? अपने लास्ट डिजिट को सेपरेट कर देता है। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? अपने लास्ट डिजिट को गायब कर देता है।
दिस मॉड फंक्शन डिवाइडेड बाय, अगर मॉड फंक्शन मैं 10 से करता हूं तो लास्ट डिजिट सेपरेट होता है, अगर मैं फ्लोर डिवाइड करता हूं 10 से तो लास्ट डिजिट गायब हो जाता है, ठीक है। तो अगर इन टेक्निकल फॉर्म देखा जाए, सो दिस इज माई नंबर, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, सही है। मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे सबसे पहले प्रिंट करना है ए मॉड 10, ठीक है। अगर मैंने ए मॉड 10 प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, देख लो नीचे 3 आ गया। नाउ व्हाट इफ मेरे को इसके लास्ट की डिजिट हटानी है, तो ए इज इक्वल्स टू ए फ्लोर डिवीजन ऑफ 10। अगर मैंने ए को डिवाइड कर दिया 10 से फ्लोर डिवीजन, तो ए की वैल्यू जो 1 2 3 चल रही थी अब क्या बच जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 12 बच जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। अब क्या करना है, वापस से तुम्हें प्रिंट करना है ए मॉड 10। तो अब जो 12 बच रहा था, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 था, 1 2 3 को अगर मैंने फ्लोर डिवीजन करा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 12 बचेगा। अब 12 को फिर से मैं अगर मॉड 10 करूंगा तो क्या आएगी, 12 2 आ जाएगी। ये देखो, ये मैंने रन किया, क्या आई 3 आ गई, फिर उसके बाद मेरी आ गई 2, सही है। अब फिर से सेम टू सेम प्रोसेस अगेन, ए इज इक्वल्स टू ए फ्लोर डिवीजन ऑफ 10 कर दिया, ए फ्लोर डिवीजन ऑफ 10। तो अब कितनी बचेगी, ये जो 12 बच रही थी 12 की जगह बच जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि 2 आखिरी का हट जाएगा। फिर 1 को मेरे को फिर से सेम टू सेम प्रोसेस में फिर से फॉलो करूंगा, और 1 के साथ क्या करूंगा, प्रिंट ए मॉड 10। तो अब अगर 1 पे मॉड 10 लगाओगे तो 1 ही आंसर आएगा। तो ये देखो 3 2 और 1 आ गई। और फाइनली लास्ट थिंग देखो, ए इज इक्वल्स टू ए फ्लोर डिवीजन ऑफ, अगर मैंने 10 किया और फिर मैं करूंगा प्रिंट ए, पता है ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ कितनी, 0 आएगी। ये देखो ए की वैल्यू आ गई 0। क्यों आ गई, क्योंकि जब मैं 1 को फ्लोर डिवीजन ऑफ 10 करूंगा तो 0 ही बचेगा मेरा। तो मेरे को यहाँ पे कैसे मेरे को वाइल लूप यूज करना है, देखो नंबर हो सकता है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, या फिर नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। आई डोंट नो द लेंथ ऑफ द नंबर। तो मेरे को कब रुकना है, जैसे ही मेरा 0 अचीव हो जाए। अगर 0 अचीव हो गया तो 0 पे मैं रुक जाऊंगा और इस तरीके से मैं सब चीज़ों को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। सो हाउ वी गोना डू दिस, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक। मैं सबसे पहले उठाऊंगा किसी भी एक नंबर को, ए इज इक्वल्स टू इंटीजर में मैंने लिखा इनपुट और मैंने लिखा प्लीज टेल योर नंबर। चलो भाई, सामने नंबर बता दिया। अब इस नंबर का करना क्या है, मेरे को इस नंबर को डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, फ्लोर डिवीजन करना है 10 से और उसको बार बार डिवाइड करते जाना है। मुझे एक चीज़ पता है, आखिरी में जो ए की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। जो भी मेरा नंबर है वो 0 बन जाएगा। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा वाइल ए इज ग्रेटर देन 0। जब तक मेरी ए की वैल्यू 0 से बड़ी चल रही है तुम उसको तोड़ते जाओ, तुम उसका लास्ट डिजिट निकालो, फिर तुम उसका हटा दो ये लास्ट डिजिट, फिर उसका लास्ट डिजिट निकालो, फिर उसका लास्ट डिजिट हटा दो, फिर लास्ट डिजिट निकालो, फिर लास्ट डिजिट हटा दो। लेकिन लास्ट में पता है क्या होगा, जब तुम लास्ट डिजिट हटाओगे उसकी वैल्यू 0 बच जाएगी। और अगर 0 हो गई, मेरे लूप को रोक देना, नहीं तो चलते रहने देना। तो दिस इज अ कंडीशन। इस कंडीशन को जब तक मैं ट्रू करके रखूंगा तब तक मेरा लूप चलता जाएगा। अगर गलती से भी ट्रू की जगह फॉल्स हो गई तो मैं बोल दूंगा मेरा लूप रोक दो। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, मुझे करना है ए मॉड 10 को प्रिंट। तो जो भी मेरा नंबर होगा, मान लो 1 2 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा। और फिर मुझे उसको तोड़ना है। तोड़ना कैसे है, फ्लोर डिवीजन से। ए इज इक्वल्स टू ए फ्लोर डिवीजन ऑफ 10। अब इससे मेरा नंबर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। 1 2 3 बचेगा 1 2, फिर 1 2 बचेगा 1, फिर 1 बचेगा 0, और जैसे ही 0 बचेगा वहीं पे मेरा वाइल लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू गोना सेपरेट ईच एंड एवरी डिजिट, ठीक है। मैंने इसको रन किया और देखो नंबर बोला मैंने 3 4 5, तो क्या होना चाहिए 5 4 3 उल्टा प्रिंट होना चाहिए, और हुआ 5 4 और 3 और रुक गया। मान लो तुमने ये वाली कंडीशन ही लिखी, हटा दी, ये वाली कंडीशन नहीं लिखी, अब ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी लेकिन इसको मैं फॉल्स नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको अपने नंबर को 0 से छोटा नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैंने इसको रन कर दिया तो ये देखो नंबर 12, और ये इनफाइनाइट 2 प्रिंट होता जाएगा जब तक मैं इसको खुद से ना रोकूं। सो दैट्स वाई जो मैंने ये वाली कंडीशन लिखी थी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे वाइल लूप को रोकती है और अपने नंबर को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर नहीं आई है समझ, अभी भी तुम्हें लग रहा है कि यार आई कैन नॉट गेट इट, तुम्हारे पास यूट्यूब की वीडियो ही तो इसीलिए है, रिमाइंड करो फिर देखो, फिर नहीं आ रहा फिर रिमाइंड करो फिर देखो। भाई मैंने अपनी लाइफ स्टेज में मजाक से हट के बता रहा हूँ, जब मेरे को क्वेश्चंस नहीं बनते थे मैं भी रोता था कि यार शायद मेरे में दिमाग नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त, सब में दिमाग होता है, बस उसको रिमाइंड करने की दिक्कत होती है। तुम लोग उसको बार बार सोच नहीं सकते, तुम्हें सोना मिला है भाई, बस इसको बार बार देखो तुम्हारे को खुद आएगा। मैं कम से कम 5 से 6 बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करता था, तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ शायद मैं अगली बार इसको बना लूंगा।
सो दिस इज हाउ यू मेक कॉन्सेप्ट, यू मेक लॉजिक इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। दिस वॉज माई आई गेस 9th क्वेश्चन, राइट? यस, इट वॉज माई 9th क्वेश्चन। पे लिख देता हूँ हैशटैग 9th डन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 9th के बाद आता है 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत इसी से सिमिलैरिटी लेता है। मैं बताता हूँ कैसे। हैशटैग 10th, और 10th क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और 10th क्वेश्चन सिमिलर इसलिए क्योंकि मुझे चेक करना है मेरा नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक इफ इट इज़ अ पैलिंड्रोमिक नंबर। इफ नंबर एंड इट्स रिवर्स आर इक्वल, मतलब वो पैलिंड्रोम है। एग्जाम्पल तो मैं देख रहा है 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 1 2 3 की, 1 2 3, इसका उल्टा होता है 3 2 1, क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। लेकिन व्हाट इफ 1 2 1, इसका उल्टा क्या होगा? 1 2 1 1 2 1, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये मेरा एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। बहुत ईजी। तो अब इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे होगी? अप्रोच बहुत बेसिक है। लेट्स से मेरे पास नंबर है 1 2 1, मुझे इसके लास्ट डिजिट को निकालना है, इसको कहीं पे सेव कर देना है, ठीक है। फिर इसके एक और लास्ट डिजिट को निकालना है, इसको यहाँ पे सेव कर देना है। फिर इसके डिजिट को निकालना है और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये वाला सेव होगा यहाँ पे 1, ये होगा 2 और ये होगा 1। फिर जो दोनों नंबर है ना, मैं उनको चेक करूंगा क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर आ गए तो ठीक है पैलिंड्रोम, नहीं आए तो नहीं है पैलिंड्रोम। बहुत ईजी। अब देखो, तुमने जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या सीखा था? हर एक डिजिट को सेपरेट कैसे करते हैं, हर एक लास्ट डिजिट को टारगेट कैसे करते हैं, मॉड 10 से। फिर उसके सेकंड लास्ट को कैसे करते हैं, फ्लोर डिवीजन और 10 किया, फिर से मॉड 10 कर दिया। फिर उसके लास्ट को क्या करते हैं, फ्लोर डिवीजन किया, फिर से मॉड 10 कर दिया। तो ये चीज़ तुम्हें पहले से ही आती है, बस तुम्हें करना क्या है, उसको कहीं पे सेव करना है। अब सेव कैसे करेंगे उसका बहुत ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट। मेरे पास आ रहा था 3, मेरे पास आ रहा था 2, मेरे पास आ रहा था 1, इनको एक नंबर फॉर्मेट में बनाना है। तो नंबर में बताऊं कैसे बना सकते हो। तुम एक वेरिएबल लेना 0, ठीक है, 0 ले लिया। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस करना है a इंटू 10 प्लस ये वाला जो पहला नंबर होगा 3। अब तुम बोल रहे हो कि क्या करा, ये क्यों करा? देखो, a इंटू 10 कितना होगा, a इक्वल्स टू a इंटू 10 कितना होगा, a इंटू 10 होगा 0 इंटू 10 0, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3। तो a की वैल्यू हो गई कितनी, 3। पहला स्टेप कंप्लीट। जब सेकंड टाइम मेरा लूप चलेगा, सेम यही की यही लाइन लिखनी है, कोई भी फर्क नहीं आएगा। देखो, a इज इक्वल्स टू a इंटू 10 प्लस, अब इस बार लेकिन 3 की जगह क्या करना है, 2 को प्लस करना है। a इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या हो गई थी 3, 3 इंटू 10 कितना होता है 30, 30 प्लस 2 कितना होता है 32, ठीक है। लास्ट बार वापस से सेम चीज लिखनी है, a इज इक्वल्स टू a इंटू 10 प्लस, बस इस बार नंबर चेंज करना, और ये नंबर्स तुम्हें पता है कहाँ से आएंगे, मॉड में आएंगे 1। जैसे ही तुमने ये करा, तुम्हारे को इक्वल्स टू दिख जाएगा, कितना दिखेगा, सोचो 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 सोचो, जल्दी सोचो। ये होगा 32 इंटू 10 320, 320 प्लस 1 कितना हो जाएगा 321। दैट्स इट। तुम देखो, तुम्हारे नंबर्स था 1 2 3, अब क्या हो गया 3 2 1, उल्टा हो गया नंबर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गोना डू दिस। और जब ये दोनों नंबर्स कई अलग अलग सेव होंगे, इनको बस चेक कर लूंगा, अगर सेम हो तो पैलिंड्रोम, नहीं हो तो नहीं। वैसे ये पैलिंड्रोम नहीं है, 1 2 1 करता तो पैलिंड्रोम निकल आता। तो चलो देखते हैं इसको कोड में कैसे करेंगे। कोड में करने के लिए बहुत सिंपल लेना है, a इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो नंबर ले लेता हूँ n, ठीक है। n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट टेल योर नंबर, ठीक है। नंबर लिख दिया भाई, जो भी नंबर आएगा वो इनपुट में ले लिया मैंने n की जगह। अब करना क्या है, मेरे को बस लिखना है इफ n इज इक्वल्स टू 1, सॉरी क्या लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ जो 1 में आता है, ठीक है। फॉर नहीं, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक इस लूप को चलाते जाना। और तुम्हें क्या करना है, प्रिंट n मॉड 10, और यहाँ पे लिख दूंगा n इज इक्वल्स टू n फ्लोर डिवीजन ऑफ 10। जो लास्ट क्वेश्चन करा था वही का वही लिख दिया। अब इसी में मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा पैलिंड्रोम बनाने के लिए, ठीक है। ये मैंने रन किया, नंबर बताया 1 2 3 3 2 1, प्रिंट होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन अब करना क्या है ना, इस चीज़ को तुम्हें प्रिंट नहीं करना है, इस चीज को किसी एक रैंडम वेरिएबल में तुम सेव कर लो। मान लो तुमने z के अंदर सेव कर लिया, तो हर बार z की वैल्यू चेंज होती जाएगी, हर बार रीअसाइन होगी। जब जब मेरा वाइल लूप चलेगा तो z की वैल्यू सबसे पहले होगी 3, फिर होगी 2 और फिर होगी 1। और इसी z को मुझे एक नए नंबर या फिर एक नए वेरिएबल के अंदर जोड़ के रखना है। तो नया वेरिएबल मैंने मान लो बना लिया v, ठीक है। v की जगह में लिख देता हूँ REV, रेफ, रिवर्स, मतलब क्योंकि उल्टा ही होने वाला है, ठीक है। मैंने रिवर्स लिखा, और रिवर्स इज इक्वल्स टू, मैंने नंबर ज्वाइन कर दिया, और नंबर ज्वाइन कर दिया, मान लो लेट्स से
0 ऑब्वियसली, क्योंकि इसी के अंदर मैं नए नए नंबर्स को जोड़ता जाऊंगा। और फाइनली मुझे क्या करना है, जो मैंने कोड अभी जस्ट पहले बताया था उसी का यूज़ करना है। तो मैं लिखना क्या है, REV इक्वल्स टू REV रेफ इनटू 10 प्लस जो नंबर्स आ रहे हैं मॉड से, 3 निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, और उन सबको रिवर्स के अंदर जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे लिख देना Z, क्यों, क्योंकि Z के अंदर ही तुम मॉड सेव कर रहे हो। और ये वाली कंडीशन तो जस की तस चलेगी, क्योंकि मेरे को हर बार लास्ट डेट निकालती जानी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा REV रेफ, तो देखो क्या प्रिंट होने वाला है। ये मैंने रन किया कोड, टेल योर नंबर 1 2 3, 1 2 3 का उल्टा क्या होता है, 3 2 1, ये लो आ गया 3 2 1। बहुत बेसिक, आई होप तुम्हारे को समझ आया होगा, ठीक है। लेट्स से एक और लूप चला रहा हूँ मैं, मैंने लिखा टेल योर नंबर 890, मैंने रन किया तो कितना आया, 98 आ गया, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। चलो ठीक है, लेट्स से मैंने एक नंबर चलाया 145, ठीक है, 145 का उल्टा क्या होगा, 541। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू डू दिस। मेरे को रिवर्स पता लग रहा है हर एक नंबर का। तो अब करना क्या है ना, मुझे बस चेक करना है कि ये जो मेरा ओरिजिनल नंबर था n और जो रिवर्स है, अगर वो सेम हुई तो ये क्या हो जाएगा, एक पैलिंड्रोमिक नंबर हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे एक आएगी बहुत बड़ी दिक्कत, पता है क्यों, ये जो वाइल लूप होता है ना, ये बहुत हरामी होता है। ये कर देता है अपने नंबर को डिस्ट्रॉय, मतलब जो भी मैंने जो कंडीशन लगाई ना, देखो ये कब रुकेगा, जब तक n की वैल्यू 0 से छोटी ना हो जाए तभी रुकेगा। और अगर ये लूप रुक रहा है तो टेक्निकली n की वैल्यू 0 हो चुकी है। आई होप तुम्हारे को ये चीज़ समझ आ रही है। तो अगर n की वैल्यू 0 हो गई है तो मैं कैसे चेक करूंगा रिवर्स से किसी भी चीज़ से, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा काम आता है, पूरा फंक्शन शुरू होने से पहले कॉपी बना दो, एक और वेरिएबल सेव कर दो जो n की वैल्यू उसको सेव कर दो। तो कॉपी इक्वल्स टू n, बस। अब आखिरी में बस तुम्हें क्या चेक करना है, तुम्हें लिखना है इफ कॉपी जो मेरा ओरिजिनल नंबर है इक्वल्स टू रिवर्स जो मेरा रिवर्स्ड है उस नंबर का, अगर दोनों के दोनों सेम हो गए तो मैं बोल दूंगा पैलिंड्रोमिक नंबर, प्रिंट PALLINDROMIC पैलिंड्रोमिक नंबर। अगर स्पेलिंग गलत है तो माफ़ कर देना, लास्ट वाले वीडियो में मेरे को नीचे स्पेलिंग सही कर रहे थे चॉकलेट पॉकलेट की, सो बेटा सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं। एल्स प्रिंट नॉट अ पैलिंड्रोमिक नंबर। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये देखो रन कर दूं, मैंने ये रन किया, टेल योर नंबर 1 2 3 पैलिंड्रोम था क्या, नहीं था, क्योंकि 3 2 1 रिवर्स है उसका, तो नॉट अ पैलिंड्रोमिक नंबर। लेकिन व्हाट इफ मैंने डाल दिया 1 2 2 1, 1 2 2 1 का उल्टा भी 1 2 2 1 ही होता है, मैंने एंटर दबाया, पैलिंड्रोमिक नंबर आ गया। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व अ पैलिंड्रोमिक नंबर क्वेश्चन। और आई होप तुम्हारे को ये चीज़ समझ आई हो, इट्स एन ईजी थिंग। बस दिक्कत ये होती है लॉजिक्स की कमी रहती है, जैसे जैसे लॉजिक, अब देखो तुमने ना पता है इसको तुम बहुत ध्यान से अगर देखोगे, सो एज यू कैन सी तुमने यहाँ पे मॉड का यूज़ किया, ये चीज़ तुमने सीखी थी, तुमने हर एक नंबर को सेपरेट किया, तुमने एक ही वेरिएबल के अंदर बार बार चीज़ों को ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं तुमने सीखी थी, बस इसका यूज़ करना नहीं आता था। सो दीज आर दी क्वेश्चंस जिसमें इन सब चीज़ों का मेनली यूज़ होता है, ठीक है। तो आई होप तुम्हारे को समझ आया हो ये वाला क्वेश्चन। और अब दीज आर दी क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करवाने वाला था। अब मैं तुम्हारे को सामने कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ, उन सब क्वेश्चंस को एक बार बस ट्राई करना, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस होंगे, मैंने बोला था आखिरी में स्नैपशॉट दूंगा जिसमें तुम्हारे को सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, जिनको तुम्हें एक तरीके से होमवर्क ले लो। ऑब्वियसली मैं अभी होमवर्क देना नहीं चाहता ऐसा कुछ खास, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बस मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। नाउ जो क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ दोज आर टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चंस कैसे हैं, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये तो थे ही अच्छे खासे, बट जो अब क्वेश्चंस दूंगा वो और ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस हैं, उन सबको ट्राई करो। और इफ़ यू वांट दैट वीडियो कि भैया आप इन एडवांस क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाओ सारों की, तो प्लीज़ कमेंट में एक बार लिखना #एडवांस क्वेश्चन वीडियो, तभी मैं बनाऊंगा। क्योंकि मैं पहले चाह रहा हूँ कि पहले पूरी पाइथन की सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्विंग और सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देंगे। तो स्टिल लेकिन एक बार कमेंट्स में लिख देना #एडवांस क्वेश्चन वीडियोस, तो मैं खुद बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। तो मैं दिखा देता हूँ कुछ स्नैपशॉट्स, तो मेरे को 1 सेकंड का टाइम देना, एक कट लगेगा, मैं तुम्हारे को सारे स्नैपशॉट्स दिखा दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस को तुम्हारे को सॉल्व करना है, ठीक है। 1 सेकंड बस। हाँ तो भाई मैं वापस आ चुका हूँ, और ये रहे सारे क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को घर से सॉल्व करने हैं। ऑब्वियसली ट्राई करना। स्ट्रॉन्ग नंबर अभी स्टार्टिंग मैंने बताया था क्या होता है, अगर नहीं पता तो एक बार सर्च कर लेना, फेबोनाची सीरीज सर्च कर लेना क्या होती है, राइट ट्रायंगल स्टार कैसे बनता है, टेल दी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन अ रेंज, टेल ऑल दी प्राइम नंबर्स इन अ रेंज। रेंज समझ रहे हो, मैंने दिया भाई 10 तक, तो तुम्हें 1 से लेके 10 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स छाटने कितने होते हैं और सबको प्रिंट करना। ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग लगेगा उस सब चीज़ों में, तो एक बार ट्राई करना खुद से। अगर नहीं हुआ
तो ऑब्वियसली यू कैन गो टू गूगल, तुम सर्च कर सकते हो, तुम्हारे को इन सब का आंसर्स दिख जाएंगे कैसे दिखते हैं पाइथन में। और दिस इज़ हाउ यू गोना डू द क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक बहुत बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो ऑनलाइन किसी रिसोर्स पे जाना और सर्च करना लूप्स के क्वेश्चंस, एडवांस क्वेश्चंस ऑन लूप्स, और सारी चीज़ों को सर्च करना, ठीक है। एक बार अगर सर्च कर लिया और थोड़े बहुत और क्वेश्चंस कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। अब तुम बोलोगे भैया सीरियसली दीज आर बेसिक्स, यस दीज आर बेसिक्स, क्योंकि इसके बाद अपन जब डेटा स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स और उन सब के उनके क्वेश्चंस और अंधी लेवल पे आती बहुत ही ख़राब क्वेश्चंस आते हैं, और उन्हीं से निकल के आती हैं कुछ वेबसाइट जैसे लीड कोड हो गया, कोड शेफ हो गया, और डिफरेंट वेबसाइट्स जो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करती हैं। तो मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, फोकस रखना पूरे उस पे सीरीज़ पे। आई विल मेक श्योर कि तुम्हारे को पूरी पाइथन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमारा गोल सिर्फ पाइथन नहीं है, हमारा गोल पाइथन लैंग्वेज को सीख के उसको आगे मशीन लर्निंग में कन्वर्ट करना है। स्टैटिस्टिक्स सीखनी पड़ेगी, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि पाइथन तुम अच्छे से करो, और मैं बस यही चाहता हूँ, मेरी दिली तमन्ना है कि तुम सबको अच्छे से सिखा पाऊँ हर चीज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ट्राई आउट, अगर नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, रिसर्च करना क्वेश्चंस पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमसे नहीं बनेंगे। अगर तुम पहले से करे हुए तो एक नंबर भाई, तुमसे सब बनना चाहिए, बट अगर नहीं करे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं बनेंगे। तो प्लीज़ ट्राई इट आउट, नहीं बने रिसर्च करो, बार बार उन पर काम करो, तभी बन सकते हैं, ठीक है। सो आकर्ष व्यास, दिस इज़ आकर्ष व्यास साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।